हंजला जवाद और जरमैन। ओके, कुछ आतिर कुछ ने ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन होंगे नेचुरली। जी सर। ओके, तो ऑनलाइन ही जो बाकी रह गए हैं वो ऑनलाइन ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और 2-1 मिनट में वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त उस सेशन में हैं कि जब हम आपकी सारी कहानियां सॉर्ट आउट कर लें और उनको ओके कर लें सबके सामने, फिर आप उनका स्क्रीन प्ले बनाएं और फिर आप उनका स्क्रिप्ट बनाएं। ये आपके कोर्स का आखिरी हिस्सा है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि कहानी तक पहुंचने के लिए क्या तरीके होते हैं। क्लास में भी बताया था कि थ्रू लोकेशन है तो थ्रू करेक्टर है तो थ्रू इशू है वगैरह वगैरह, ये तो एक आम है। लेकिन इसमें बेहतरीन रोल प्ले करता है जब आप कोई कहानी देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो आपको बता देती होती है कि कहानी जुड़ती कैसे है, कनेक्ट कैसे होती है चीजें, एक दूसरे से कैसे जुड़ के कहानी बनती है। तो मैं 2-3 बातें आज फिर, और उसके बाद अभी कुछ देर बाद आप तैयार हो जाएं, जिस जिसके पास कहानी होगी हम उसको, और जितनी जल्दी आप कहानी लेके आएंगे उतनी जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। पिछली बार याद होगा आपको, एक कहानी पे बड़ी बात हुई थी और मैंने उनको सवाल उठाए थे। मैंने कहा था कि ये सवाल हैं जो जब ये फिल्म आप फर्ज करो बनाते हैं तो ये सवाल उठेंगे। अब उन सवालों के जवाब अगर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कहानी में कोई बहुत बड़ी कमजोरी है, या आप इसको अगर ठीक कर सकते हैं, बिलीवेबल बना सकते हैं तो देख लें। खैर, वो आज हम देखेंगे कि उनका क्या डिसीजन है। उन्होंने उसको, जिसमें कि वो यूनिवर्सिटी है और लड़की के लिए एक लड़का गैंगस्टर की कहानी थी, आपको पता ही है, तो उस पे सवालात उठाए थे और सबके सामने उठाए थे। आज देखते हैं उसको भी और नई कहानियां भी। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपको 2-3 बातें बताता हूं और 1-2 कहानियां बताता हूं कि देखें कहानी ऑर्डिनरी तरीके से कैसे वजूद में आती है, बिल्कुल ऑर्डिनरी वे में। क्योंकि ये जितने बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, उन्होंने कोई बहुत पहाड़ों पे जाकर कहानियां नहीं उठाई। रोजमर्रा जिंदगी की जो तरतीब है और उसकी बेतरतीबी है, उसी में किरदार घूमते फिरते होते हैं, उसी में उनका टकराव हो जाता है, वहीं से कहानी निकल आती है बड़ी माने आम सी तरीके से। उसके लिए कोई बहुत बड़े पहलू, मिंटो साहब का मैंने हवाला दिया, गुलाम अब्बास की आज एक कहानी में आपको बताता हूं कि कितनी ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी कितनी है वो, और उसकी ऑर्डिनरी होने के बावजूद बिलीवेबल भी है, रिलेटेबल भी है, और एक पूरा समाजी इशू उसके अंदर है। लेकिन उससे पहले ये मैं बता दूं आपको कि कहानी का बिलीवेबल होना बेहद जरूरी है, कि जो पॉसिबिलिटी है दुनिया में किसी भी चीज के पेश आने की, वो हर वक्त रहती है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जितने राइटर्स हैं सब ने इसी तरह कहानियां लिखी हैं। दुनिया को देखा, जिंदगी कोई किरदार नजर आया, उस किरदार पे कहानी बना दी, और उसको फिर आगे लेके चले। और उसका मसलन एक बहरूपिया कहानी है गुलाम अब्बास की। अब इसका ताल्लुक एक जमाने से है जब थिएटर नहीं होते थे, तो लोगों के अंदर फनकार तो होते थे, तो मेले ठेलों में तो वो छोटा मोटा स्केट कर दिया या कोई स्वांग रचा लिया, नौटंकी कर ली छोटी मोटी, तो वो तो चलता था। लेकिन एक और पेशा था जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी होता है ना, खुद पैसे कमाने, खुद रोजी कमाने के लिए अपना एक तरीका करता है। तो बहरूपिया इसी समाज का एक किरदार था, यानी एक शख्स था जो फनकार था। होते थे,
अब ये नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि अब जमाना बदल गया है। तो वो बहरूप बदलते थे। अब बहरूप बदलने का मतलब है कि कभी कुछ बन गए, कभी कुछ, जैसे एक्टर बनते हैं, कभी थानेदार बन गए तो कभी डाकिया बन गए, कभी जिम्मेदार बन गए तो कभी कुछ बन गए तो कभी कुछ, रूप लेना, उसको बहरूपिया कहते हैं। तो ये कहानी है बड़ी मशहूर। तो मुसन्निफ खुद उसमें एक किरदार है कि वो देखता है कि एक शख्स कहीं दाखिल होता है और फिर चला जाता है, फिर अगले दिन वो शख्स कुछ और बना होता है, तो उसको समझ नहीं आती। होता क्या है कि वो बहरूपिया बहरूप बदल के जाता है अमीर लोगों के यहाँ, जाहिर है, और वैसा बन के रहता है। तो अगर तो वो पहचान ले जिस शख्स के पास गया है, फिर तो इसका पोल खुल गया, फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो काफी देर तक नहीं पहचानता और यही समझता है ये डाकिया ही है, तो इसका मतलब ये जीत गया, यानी इसका मतलब ये कामयाब हो गया। कामयाब होने के बाद अपना बहरूप उतारता है, कहता है सर मैं तो परसों आपके पास पुलिस वाला बन के आया था, आज मैं ये बन के आया, निकाले मेरा इनाम। तो ये फिर लाजमी होता था उन लोगों पर, चाहे वो कोई जिम्मेदार हो, चाहे वो कोई बिजनेस वाला हो, चाहे कोई अफसर हो, वो फिर उसको बख्शिश, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको हम टिप कहते हैं या बख्शिश या जिसको इनाम कहते हैं, वो उसको जरूर देता था और वो लेके चला जाता था। ये उनका गुजारा था। तो मुसन्निफ एक दिन उसका पीछा करता है, तो वो कभी किसी गली में जाता है, कभी किसी में, और बिलाखिर एक कच्चे मोहल्ले में एक छोटे से घर में वो दाखिल हो गई। और ये बाहर खड़े होकर सुनता है, तो उसके बच्चे का दूध नहीं है, उसकी बीवी खाने के लिए परेशान है, गोया भूख, गोया गुर्बत है, गोया कि ये बहरूपिया बेचारा जो बज़ाहिर बहरूप बदल के कहते इसके अपने घर में कुछ भी नहीं, गोया ये जो पेशा उसने लिया हुआ है इसमें उसको कुछ भी नहीं गुजारा होता उसका, ये उसकी असलियत है। तो वो मुसन्निफ उसकी असलियत देख के, जो असल में अंदर से क्या निकला है, तो एक गरीब आदमी निकला है। तो ये कहानी अब मतलब आम सी कहानी, तो ये इस तरह से कहानी निकल आती है और बन जाती है। एक और कहानी है उसकी, बॉम्बे वाला, या आप में से शायद किसी ने पढ़ी हो या देखी हो, और ये इशू इसमें बहुत बड़ा है। इशू ये है, बज़ाहिर ऊपर कहानी बॉम्बे वाला एक किरदार है, 47 के बाद जो लोग आए थे ना इंडिया से, जो दिल्ली से आया था तो वो दिल्ली वाला कहलाया, जो बॉम्बे से आ गया तो उसको बॉम्बे वाला कहने लगे। ये इस होता था, ये एक तरीका था। यूपी वाला तो यूपी वाला है, कराची में ज्यादातर ये लोग जो बाहर से आए थे, तो उनमें एक गरीब जो कभी आया होगा बॉम्बे से, बहुत सारे गरीब लोग आए थे, पंजाब में भी, इधर भी उधर भी। तो वो क्या करता है कि वो, उसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो एक साइकिल पे अपनी दुकान सजाता है। और दुकान आमतौर पर साइकिल पे होती थी, अब भी होती है। आप देहातों में चले जाएं तो बर्तन बेचने वाले साइकिल पे टोकरा रख के बर्तन बेच रहे होते हैं। एक जमाने में ये कपड़े बेचने वाले छोटे छोटे जो गरीबों में मोहल्लों में जाकर और सस्ती चीज जो है बेचते, तो इस तरह से वो है, वो बच्चों की चीजें बेचता है। साइकिल के ऊपर उसने सजा रखी हैं चीजें जो बच्चों के लिए, टॉफियां, गोलियां और सीटियां, कुछ ही इस तरह की चीजें जो बच्चों के इंटरेस्ट की होती हैं, वो, और वो इस तरह से सजा के हफ्ते में एक दिन एक जगह जाता था, हफ्ते में दूसरे दिन किसी और जगह जाता, क्योंकि रोज तो नहीं आ सकता ना, बच्चों ने खरीदना है तो रोज तो किसी के पास पैसे नहीं, तो हफ्ते में एक। अब ये कहानी यहां से है कि एक शहर पुराना है, उसके गिर्द एक छोटी सी सरकारी कॉलोनी आबाद हुई है। सरकारी कॉलोनियां आबाद हुई थी अंग्रेजों ने, जैसे चबुर्जी क्वार्टर्स हैं, जैसे इस तरह से GOR 1 2 3, ये सरकार के। तो इस तरह से कोई कॉलोनी छोटी सी है जो छोटे मुलाजमीन की है, यानी सुप्रेंडेंट, क्लर्क, हेड क्लर्क, इस तरह के जो निचला स्टाफ है, उनके लिए उन्होंने छोटे छोटे मकान बना के कॉलोनी बना दी थी। अच्छा, जो उसके मुलाजिम थे वो मोस्टली कोई देहात से आया है तो कोई अंदरून शहर से आया है, जाहिर है शहर था ही इतना। तो इस तरह वो फैमिलीज आ चुके हैं, और ये 47 के
इससे जरा पहले की बात है, यानी अभी उसमें हिंदू भी हैं, बंगाली भी हैं, पंजाबी भी हैं, ये यानी अंग्रेज, अभी पाकिस्तान नहीं बना। तो वो बॉम्बे वाला वहां आ चुका हुआ है, पहले से आ चुका हुआ, पार्टीशन की वजह से नहीं आया। अब उसमें क्या है, उनके बुजुर्ग भी साथ आए हैं, जो किसी का वालिद है तो किसी का वालदा है, तो वो भी उनको भी साथ लेके आए। अब यहाँ मौजू है जनरेशन गैप का, कि बुजुर्ग नस्ल और नई नस्ल में जो फर्क उस वक्त था, आज उस तरह से शायद नहीं है। तो वो बुजुर्ग आ तो गए हैं, लेकिन चूंकि वो रिटायर हैं, कुछ नहीं करते, मोहल्ला छोड़ा है, तो वो आपस में वो बुजुर्ग जुड़ जाते हैं और शाम को एक थड़े पे बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं। गप्पे क्या है, अपनी नई नस्ल के खिलाफ, कि देखो क्या बेरारा हो गई है, देखो क्या, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। तो ये मौजू है। तो वो तपते रहते हैं, कोई ना किसी किसी बात। और इतने में वो बॉम्बे वाला शाम को आता है तो वो बच्चे बड़े खुश होकर उसकी तरफ जाते हैं, और वो किसी को मुफ्त भी दे देता है, बच्चों से प्यार करता है और चला जाता है। इधर कॉलोनी में कुछ प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। मसलन एक घर वाला है, घर में गाने बजाने की रिहर्सल होती है, वो बंगाली घर है। एक में बकायदा रक्स की तरबियत भी होती है, क्योंकि वो बंगालियों में ये रस्म थी, रिवाज था कि बच्चों को रक्स भी सिखाना है, मौसीकी भी तरबियत देनी है, चाहे वो किसी काम आए ना। तो इस तरह से शाम को वो आते हैं काम से और अपने घर हर कोई चला जाता है। ये बुजुर्ग शाम को बैठते हैं और इसी तरह से उनका गुस्सा जो है किसी न किसी तरह निकलता रहता है। फाइनली अब ये देखिए, ऑर्डिनरी है, ये सिर्फ माहौल है, माहौल दिखाया गया है। एक दिन क्या होता है कि जो सिखाने वाला है मौसीकी, वो दो बहनों को भगा के ले जाता है। अब ये वाकया जब पैदा होता है तो इससे इस बुजुर्ग नस्ल को बड़ी तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए। तो ये फिर कहता है, देखो हम सच्चे थे ना, कि इस तरह से ना करें, इस तरह से ना निकले। अब ये बात हो रही है कि इतने में बॉम्बे वाला आया है। बॉम्बे वाला आया है, बच्चे खुश होकर उसके पास। इनको गुस्सा किसी और चीज का है, तो यही जो मैंने अभी बातें बताई हैं, और निकालते ही उस पे है, यानी उसको देखते ही इनको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आकर पहले एक शुरू होता है, फिर दूसरा, उसको थप्पड़ मारते हैं, उसकी साइकिल गिर जाती है, उसको खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं, दरअसल गुस्सा कोई और था, निकाला उस पे जा रहा है। और वो बड़ा दिलचस्प लिबास पहनता था ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, लंबी टोपी जो सर्कसों में होती है, इस तरह से लंडे से लिए हुए कपड़े, कोई पतलून, कोई कोट, इस तरह से, तो वो ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। वो बेचारे की टोपी कहीं गिरी, उसका कुछ गिरा, तो वो सारा पेंट अप इमोशंस जो थे वो उस बेचारे पे निकल गए। उसके बाद वो दोबारा उस जगह नहीं आया और कहानी खत्म हो गई। अब देखें कि एक बॉम्बे वाला किरदार है जिसने कैथारसिस के लिए मौका दिया, और उन बुजुर्गों का कैथारसिस उस पे हुआ। एक मामूली सी कहानी बजाहिर, लेकिन अगर सोचा जाए तो पीछे मानी बहुत ज्यादा है, कि किस तरह से एक नस्ल जब अपनी जिंदगी से हट जाती है तो वो अपनी औलाद के साथ तो रहना चाहती है, लेकिन अपनी टर्म्स पे रहना चाहती है। तो वो तो उनकी टर्म्स तो वहां नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि ये तो नई आबादी है, नए लोग हैं, उनका अपना रहन सहन है। तो बहरहाल इस तरह से कोई भी राइटर कहानी इस तरह से ढूंढता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप बहुत पेचीदा या बहुत लंबी या बहुत उलझी हुई चीजों में जाने की बजाय बजाहिर आम सी कोई कहानी सीधी सीधी भी उठा के देख सकते हैं। मगर देखें कि उसके अंदर मीनिंग बहरहाल आपने नोट किया कि फोकस कहीं है, उसका कोई थीम है, और वो वही है, नौजवान नस्ल और बुजुर्ग नस्ल, एक रिटायर्ड नस्ल और एक सर्विस वाली नस्ल, दोनों का कन्फ्लिक्ट और नफ्सियाती कन्फ्लिक्ट है, और कुछ समाजी भी है। जाहिर है कि वो मोहल्ला छोड़ के आए हैं तो उनके दोस्त वहां रह गए,
अब यहाँ अकेले पड़े हुए हैं, न काम है न काज। वहां तो उधर मोहल्ला है, निकल गए, कभी इस थड़े पे बैठ गए, कभी उसके साथ गप लगा ली, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। हमारे पीटीवी ने भी इस तरह के ड्रामे दिखाए हैं, जिसमें इस तरह से अंदरूनी शहर इशफाक अहमद का उच्च बुर्ज लाहौर दे, ख्वाजा एंड सन अताउल्लाह कासमी साहब का, वो भी इसी तरह का था। अंदरूनी शहर के बुजुर्गों को दिखाया गया था कि उनकी जिंदगी किस तरह होती है वहाँ, और उनको अगर डिटैच कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाती है। तो ये मौजूआत है। अब इन मौजूआत से आप देखिए कि सिंपल कहानी निकली है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी उसके अंदर से नहीं नहीं आई। तो आप भी, मैं यही कहता हूं कि जब भी कोई वाकया जोड़ें या जब भी कोई किरदार बनाएं, तो देखें कि आपकी सोसाइटी से रेलेवेंट है कि नहीं है, आपने यहीं से लिया है कि नहीं लिया। अब मिसाल के तौर पर पिछली कहानी में वो गैंगस्टर, अब गैंगस्टर होते थे कभी, लेकिन कानून ने अब उस तरह से नहीं है, आपके सामने है। और फिर कोई कितनी देर रहेगा, अगर वो गैंगस्टर रहेगा भी तो वो कितनी देर रहेगा। आफ्टर ऑल लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अब असल आपने नोट किया होगा कि बॉम्बे में जो अंडरवर्ल्ड है उसमें बड़ी फिल्में हैं, वो रेलेवेंट है, बिकॉज कि वो जिस तरह रहते हैं वो आम क्राइम नहीं करते। आपने नोट के फिल्में देखी होंगी, आपने कंपनी देखी होगी, सरकार देखी होगी, सतिया देखी होगी, आपने बहुत सारी देखी होंगी फिल्में। मैं तकरीबन सारी देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हैं। तो उनमें देखें कि वो एक तबके के तौर पर है, और वो ये आम क्राइम नहीं करते कि उसको उठा लिया, इस तरह नहीं करते। उनका एक पूरा सिस्टम है पुलिस के साथ, अंडरवर्ल्ड, इवन फिल्म इंडस्ट्री के साथ। तो ये गोया कि उनको चैलेंज करना कानून के लिए आसान नहीं होता। दाऊद इब्राहिम है जैसे, जिसका नाम लिया गया, या और भी। तो वो एक और फिनोमेना है, जो आप दिखाना चाहते हैं वो और चीज है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अंडरवर्ल्ड थे तो फिर उसका पूरा, वो फिर कराची है। अब आप देखें कि कराची का पूरा अंडरवर्ल्ड कैसे चलता था। अल्ताफ हुसैन के अंडर चल रहा था एक तरफ, एक तरफ किसी और के अंडर चल रहा था। तो वो तो बहुत बड़े माफियाज थे। वो तो वो तो वो तो पॉलिटिशियंस के रूप में थे। ये भी पॉलिटिशियंस के बाल ठाकरे पॉलिटिशियंस के रूप में है। सो वो और चीज है, उसमें जाएंगे तो उसकी तो एक एक मुशाहिदा ही और है, उसकी एक ग्रामर ही और है। उसमें अगर जाएंगे तो फिर वो रेलेवेंट है। वो ऐसे नहीं करते कि खाम खा किसी को पकड़ लिया, जेब काट ली, ऐसे नहीं होता। वो अगर बता लेते हैं तो वो भी किसी किसी तरीके से लेते हैं। मसलन ये जितने आपके बॉलीवुड के फनकार हैं, ये सारे पैसे देते हैं, मगर किस तरह देते हैं। कोई पॉलिटिकल फंड में देता है, कोई है वो बताई, है वो अंडरवर्ल्डिंग, लेकिन उनका तरीका और है, ताकि कानून के से वो उस तरह ना टकराए, और ना ही उस तरह वो टकराते। चे जाए कि कोई बहुत बड़ी बात ऐसी हो जाए और कानून जो है वो बीच में आ जाए, वरना हर चीज अपनी जगह चलती रहती है। कानून भी है, बिल्कुल है, वो हरकत भी करता है। तो जो कुछ आप करें उसके बारे में सोच लें कि ऐसा किस तरह होता है और कहाँ होता है। अब मैं आपको दो कहानियां सुना रहा हूं कि आप देखें, उनमें कोई बहुत पेचीदगी नहीं है। ये दुनिया की दो बड़ी खूबसूरत कहानी है, यानी वर्ल्ड जो बेस्ट स्टोरीज है, मगर उसमें कोई कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है या बड़ी बात है। एक तो फिल्म है, ये आप देख लें, फिर देखें कि किस तरह चीजों को बिलीवेबल किया जाता है। फिल्म का नाम है द बॉय हु द बॉय इन अ स्ट्रिप्ड पैजामा। पैजामा पजामा होता है ना, स्ट्रिप्ड जिस पे धारीदार धारीदार पजामा, ये फिल्म का नाम है। ये नाजी जर्मनी के खिलाफ फिल्म बनाई गई है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो फिल्म है जिसमें उन्होंने दिखाया था
कि नाज़ी जर्मनी ने यहूदियों को किस तरह से पकड़ के रखा और फिर उनको टोलियों की शक्ल में गैस चेंबर्स में डाला, ये तो तारीख का वाकया है, और मार दिया। उसमें बच्चे थे, औरतें थी, मर्द थे, बूढ़े थे। ये तारीख का की बहुत बड़ी हकीकत है। इसी को होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। इसी पे फिल्म शिंडलर्स लिस्ट बनी और वो लिस्ट मौजूद है जिनको मारा गया। उसका एक एपिसोड ये इस फिल्म में, चलिए मगर वो वाली स्टोरी है ना जिसमें बच्चों की स्टोरी है, आई गेस। वही 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 तुम देख जी चुकी हाँ। हो। बस तो तुम जरा सुनो, औरों ने पता नहीं देखी है कि नहीं। मैं, अगर किसी ने देखी होगी तो मैं सिर्फ उसमें प्रूव ये करना चाहता हूं कि कितनी ऑर्डिनरी तरीके से एक बड़ा सब्जेक्ट आया है। ऑर्डिनरी है, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आमतौर पर हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी कहानी को पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं, मुख्तसर ये कि नाज़ी जर्मनी को ऑफ जनरल अपनी फैमिली के साथ उस जगह घर उसका है सरकारी, जहां बैरक है जिसमें यहूदियों को कैद किया हुआ है। ये इधर घर है, इधर बाढ़ है, और उधर यहूदी है, इधर इसका फैमिली है, और इसने प्लानिंग करनी है उनको चेंबर में डालने की। ये है कहानी। उसमें एक बच्चा है और एक उसकी बेटी है और एक बीवी है। बेटा जो है 10 साल का है, वो हर वक्त जरा आइसोलेट रहता है। उसकी दोस्ती बहन से नहीं है, बहन एज से मुराद 16 साल की है। माँ ठीक है, माँ बाप से मिलता है, खाता पीता रहता है, झूले झूलता है, सारा कुछ है, लेकिन उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है चीजों को प्रोब करने की, देखने की। तो एक दिन वो देखता है कि बाढ़ है, देखता है कि एक लड़का है वहां पे, वो ये फौरन भाग के जाता है। लड़का डर जाता है। लड़के ने कैदियों वाले लिबास पहन रखा है, स्ट्रिप्ड, जैसे आप कायनात ने बताया। तो स्ट्रिप्ड पैजामा है और स्ट्रिप्ड कमीज है, वो जो कैदियों की होती है, और सर पे टोपी भी कैदियों वाली है। और वो मुशक्कत पे लगा हुआ है, यानी उसने एक ट्रॉली ली हुई जिसपे वो मिट्टी डाल के ले जा रहा है। ये बच्चा आके वहां खड़ा हो जाता है, वो उसको देख के डर जाता है। दूसरे दिन जाता है, दूसरे दिन वो करीब आ जाता है, इस तरह वो करीब, फिर एक वक्त तक बोलना शुरू कर देते हैं। एक दिन उसको टॉफी दे देता है, अपना क्या चॉकलेट दे देता है। अगले दिन वो उसके लिए कोई डबल रोटी, कोई इस तरह की चीज। वो बच्चा अब शाय नहीं रहा, अब उसको बात करने लगता है। एक दिन क्या करता है कि उसके लिए बैडमिंटन की वो लेके आता है, लेकिन खेल नहीं सकते क्योंकि उधर बहुत बड़ी बाढ़ है, ऊंची ऊंची है। फिर एक दिन क्या करते हैं कि वो छोटा सा चेस नुमा एक खेल होता है गीटियों का, बच्चे खेलते हैं, वो ला के रखता है। वो उधर से बताता है मेरी ये गीटी है, इसको यहाँ रखो, ये इधर से अपनी गीटी, इस तरह, यानी एक आदमी ऑपरेट कर रहा है लेकिन उधर से वो गाइड कर रहा है अपनी बारी पे। तो अजीब व गरीब रिलेशनशिप, किस्सा मुख्तसर, रिलेशनशिप बन गया। माँ बाप को ज्यादा नहीं पता, ये जाता है आ जाता है, जाता है आ जाता है। एक दिन ये उसको कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है। वो फावड़ा लाता है और नीचे से जमीन खोद देते हैं। बच्चा तो होता है, वो नीचे सरक के उधर जा सकता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपने कपड़े ला दो, क्योंकि इस तरह मैं गया तो पकड़ा जाऊंगा कि ये बच्चा कहाँ से आया है, क्योंकि उसने तो सिविल लिबास पहना हुआ है। और उधर बाप तैयारी कर रहा है उनको होलोकास्ट में खत्म करने की। अब बच्चे ने अपने कपड़े उतारे, वो अपने दूसरा लिबास अपने पहली वर्दी के ऊपर पहन के आता है, उतार के इसको देता है, ये पहन लेता है। अब ये भी उसकी तरह हो गया और अंदर चला जाता है और उनमें घुल मिल जाता है। अब किसी को क्या पता ये कौन है, जर्नैल का बेटा है या कैदी है, क्यों इतने ज्यादा कैदी जो। अब अचानक उन सारे ग्रुप को, कोई 100-200 है, हुक्म मिलता है कि चलो उधर को। उसमें बच्चा भी शामिल हो जाए तो उसे पता ही नहीं है कि किधर जा रहे हैं। और उन सबको लेके इधर पीछे माँ को पता चल जाता है कि बच्चा नहीं है। वो इधर भागती है, उधर भागती है। बाप को, जर्नैल को बुलाया जाता है, जर्नैल सीटियां मार रहा है सर, लेकिन इस दौरान वो बच्चा
उन सब के साथ उनसे वर्दियां उतरवा ली जाती हैं, रखवा ली जाती हैं, उनको नेकेड उस चेम्बर में धकेल दिया जाता है। अब उसमें वो बच्चा भी चला जाता है उस बच्चे के साथ, उस जर्नैल का, और उधर से उसको उस चेम्बर को बंद कर दिया जाता है और गैस छोड़ दी जाती है। ये जब माँ को पता चलता है कि ये तो कपड़े उसके यहाँ रखे हैं, तो उसे समझ आ जाती है कि लड़का उधर गया है और उन्हीं में मारा गया है। अब आप फिल्म खत्म हो गई। अब देखिए कितनी ऑर्डिनरी कहानी है, मगर कितनी बड़ी कहानी है। ये होता है तरीका कि ऑर्डिनरी वे में, अब उसने एक सिचुएशन देखी ना कि दो बच्चे, उनके ऊपर उसने फोकस कर दिया, और 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 जर्मन्स को इससे बड़ी क्या सजा मिले कि उसके जर्नैल का बेटा खुद अपने हाथों से यहूदियों में मार दिया गया। इस तरह 10 ड्रम की कहानी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। उसमें एक बच्चा है, पनाह ली हुई है सबने, और बाहर नाजी जर्मनी फिर रहे हैं, और वहां पे एक ड्रम पड़ा हुआ, 10 ड्रम, टीन का बना हुआ। बच्चे को कहते हैं कि सब खामोश है कि बाहर वो घूम रहे हैं, ये छुप के बैठे हुए। अचानक बच्चा तो बच्चा है, उसके हाथ में स्टिक आती है, वो ड्रम बजा देता है, सारे पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। ये क्या है? एक छोटा सा लम्हा जिसने इतनी बड़ी कहानी पैदा कर दी। ये होता है मिंटो के यहां भी इसी तरह से है। मैं बार बार कहता कि जितना क्रिएटिव दिमाग आपका होगा, उतनी जल्दी आपको आसान कहानी मिलेगी। मैं इसीलिए आज आपको वो कहानियां बता रहा हूं जो हैं तो बड़ी, लेकिन ऑर्डिनरी वे में मिली हैं। सोच ने उनको पैदा किया है। तो हमारे यहाँ भी पीटीवी में जब हमने काम किया है, तो हम भी कोई इतना पहाड़ से उतर के चीजें नहीं ढूंढ के लाते थे। और जाहिर है हम किताबों से तो कहानी ले नहीं सकते थे, क्यों? तो पकड़ी जानी थी ना, प्लेजराइज हो जानी थी। जिसकी कहानी हम लेते, दुनिया तो पड़ी पड़ी हुई है, फौरन डिटेक्ट हो जाओ ये कहानी इसकी नहीं है, ये तो फलाना नावल से ली गई है। तो हम लोग बहुत होशियार रहते थे। होशियार क्या, हम चुरा चुरा सकते ही नहीं थे। हमें जो करना था अपने दिमाग से करना था, इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि फर्ज करो मैंने किसी नावल का थीम उड़ा लिया, तो मैं बच पाऊंगा? पहले तो स्क्रिप्ट एडिटर देखेगा, फिर उसको डायरेक्टर देखेगा, फिर एक्टर्स हैं, फिर उस पीटीवी उसको समझेगा कि यार ये उसको शक पड़ेगा कि ये थीम तो कहीं से लगता है, सुना सुना है, फिर वो पकड़ लेंगे। तो ये हरकत ना कोई कर सकता था, ना किसी ने की, पॉसिबल ही नहीं थी। तो हम लोग भी इसी तरह कहानियां पकड़ते थे। किरदार रास्ते में मिल गया, उसको कनेक्ट किया। एक मिसाल के तौर पर इशफाक अहमद की कहानी थी, एक दाने भूनने वाली औरत। हमारे यहाँ मोहल्लों में अब भी, देहातों में है, अब भी छोटे मोहल्लों में है, शाम को बुढ़िया बैठ के आपको कॉर्न जो है वो भून के देती है, दाने भून के रेत में, और बच्चे शाम को। अब उसने उसकी कहानी बना दी, रोज देखता था उसको। कहानी क्या बनाई कि उसके अपने घर में क्या हालात हैं। उसकी एक बेटी थी, ठीक है, जो ब्याही गई थी, ठीक है, उस पे इतना जुल्म किया कि वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। अब ये क्या है? ये उसने खुद दिमाग लड़ाया कि भाई मैं इसकी ट्रेजेडी कैसे निकालूं। जो बच्चों से इतना हंस हंस के मिल रही है, उसके अपने घर में क्या है, अपनी बेटी का क्या है। तो इस तरह से चीज, एक छोटी सी कहानी निकल आई। इस तरह निकलती है। तो अब एक और कहानी है दूसरी जंग अजीम की, वो भी बड़ी कहानियों में है, लेकिन बेहद क्रिएटिव दिमाग के साथ बनाई गई कहानी है, वेरी ऑर्डिनरी। ये दूसरी जंग अजीम है या पहली जंग अजीम है? पीओडब्ल्यूज, जंगी कैदी। आपको पता है पूरी दुनिया में जंगी कैदी बेपनाह। उसी पे जिनीवा कन्वेंशन आया कि जंगी कैदियों के भी ये राइट्स हैं। हमारे अपने जंगी कैदी 95,000 थे इंडिया की कैद में, से अबाउट, ट्रेनों में ही आए थे। बांग्लादेश से उनको ट्रेनों के जरिए लाया गया था।
ये ट्रेन की कहानी है कि एक रेलवे स्टेशन है, कोई हो सकता है नहीं, और पीओडब्ल्यूज की ट्रेन ट्रेन गुजारते थे डेली। तो उस स्टेशन पे वो ट्रेन रुकती थी 2 मिनट 5 मिनट पानी लेने के लिए या किसी जो भी होगा, ट्रेन रुकती थी, लेकिन उन कैदियों को उतरने की इजाजत नहीं होती थी। क्यों? उनके साथ संगीनों वाले गार्ड्स होते थे बंदूकों के साथ। अब वो रुकती अपने मकसद के लिए थी, लेकिन उसमें ये नहीं होता था कि कोई उतर जाए और कोई चीज खरीदे या वैसा कुछ नहीं था। लेकिन इत्तेफाक से वहां पे एक सिगरेट वाला जो है, बेचने वाला, एक छोटा सा अपने गले में फटा डाल के उसमें सिगरेट रख के तो वो वहां बेचता है, और ट्रेनें भी गुजरती होंगी तो वो वहीं होता है। तो उसको देखकर अंदर से खिड़की में से फौजी बुलाते हैं उसको, उसे कहते हैं सिगरेट, कहते हैं पैसे। अब वो तो पता नहीं किस मुल्क के कहती है, उनके पास पैसा कहां से आया। तो वो कहते हैं पैसे के बगैर तो मैं नहीं देता, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कैसे दे दूं। और सिगरेट की एक जेन में रखे, आपने अगर फिल्में देखी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की या कैदियों की, तो सिगरेट उनकी जरूरत होती है, क्योंकि और कोई उनके पास जिंदगी को, वक्त को टालने का कोई और तरीका नहीं होता। तो सिगरेट तो एक मस्ट, इसलिए सिगरेट का कोटा मुकर्रर होता है। जब ये पीओडब्ल्यूज होते हैं ना, तो इनको डेली की सिगरेट मिलते हैं, लेकिन अभी तो ये रास्ते में, तो इसलिए ये उसे कहते हैं कि सिगरेट किसी तरह दो। वो कहता है मुझे कुछ दो। एक सिपाही क्या करता है, अपनी टोपी, जो फौजी टोपी है, उतार के उसको वो दे देता है, ये उसको सिगरेट दे देता है, वो टोपी पहन लेता है। अगले दिन फिर ट्रेन आकर रुकती है, फिर वो कहते हैं सिगरेट सिगरेट, ये कहता है कुछ दोगे तो, मैं ऐसे मुफ्त नहीं दे सकता। तो एक को बड़ी शिद्दत से इसकी, वो अपनी अपना वो जो कोट होता है फौजी, वो उतार के इसको दे देता, ये उसको पहन लेता है और सिगरेट दे देता है। अगले दिन ट्रेन आई तो इसने फिर, उन्होंने बुलाया, इसने कहा अब मुझे ट्राउजर दो, क्योंकि ये दो चीजें तो मैं ले चुका हूं। वो एक को इतनी शिद्दत होती है सिगरेट की, वो ट्राउजर उतार देता है, ट्राउजर वो जो फौजी पतलून है वो उतार के उसको दे देता है, उसको सिगरेट दे देता है, वो पतलून पहन लेता है। अब उसकी वर्दी पूरी हो गई, अब बड़ा खुश है और बड़े मजे से प्लेटफॉर्म के ऊपर टहल रहा है कि इतने में ट्रेन चल पड़ती है। जो ही ट्रेन चलती है तो एक गार्ड देखता है कि ये तो एक फौजी उतर गया, हालांकि वो तो सिगरेट बेचने वाला है, लेकिन वर्दी तो उसकी फौजियों वाली है। और वो कैसे बनी, वो आपको मैं बता चुका हूं। वो एक शूटिंग मारता है, प्लेटफॉर्म पे वो गिर जाता है, मर जाता है, ट्रेन गुजर जाती है और सिगरेट वाला मरा हुआ पड़ा है। क्यों? कि उसको फौजी समझा गया। क्योंकि उस बेवकूफ ने ये नहीं देखा कि वो तो फौजियों की वर्दी पहन के, उसने तो सिर्फ सिगरेट बेची, मगर उसे कुछ लेना भी था, कपड़े कपड़े तो उसे मिल गए। लेकिन अब देखिए कितनी छोटी सी कहानी, कितनी मामूली कहानी है, मगर जब आप इसको फिल्म में देखेंगे या अगर कभी कोई बनाए, मैंने इस फिल्म बनती देखी नहीं है, ये मैंने पढ़ी है, इस तरह की बेशुमार कहानी है। सर तो इसका नाम बताइएगा काइंडली, नहीं, नाम कोई स्टोरी नहीं है, का। नहीं स्टोरी का कोई नाम मुझे याद नहीं है। ये तो एक कहानी जैसे कहानियां कोई लिखता है। अब इस वक्त इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, सिगरेट वाला कह दें, कुछ कह दें, ये उस तरह से शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और ये मुझे नहीं मालूम कि ये किसकी लिखी हुई थी और ये किस जबान में थी, लेकिन मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ी थी। तो ये इस तरह शायद आपको ना मिले, लेकिन इट इज द सेम स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है। सिर्फ क्यों सुनाई है? सिर्फ इसलिए सुनाई है कि नोट करो कि एक आइडिया है, एक सिगरेट बेचने वाला और खरीदने वाले कौन है। अब उसमें से ये देखो कितनी एक क्रिएटिविटी के साथ, अगर इस तरह की कोई कहानी निकालते हैं आप, तो वो ज्यादा
अहम हो जाती है, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ा ताना बाना आप बुने। ठीक है, अगर आप कोई बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो आप ताना बाना बुन सकते हैं, उसमें कोई नहीं। इस वक्त तो सिर्फ मैं आपकी प्रैक्टिस 30 मिनट्स ऑनवर्ड करा रहा हूँ, नॉट लेस देन 30 मिनट्स, ऑनवर्ड 40 मिनट्स, 50 मिनट। तो उसके लिए फिर इसी तरह की कहानियां होती हैं जिनको फिर, जिनका एक फोकस पॉइंट होता है और एक क्लाइमेक्स होता है, क्योंकि उस तक पहुंचना होता है। वो जो एक पंच लाइन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं, या जिसको हम वो जगह कहते हैं जहां आके कहानी ने अपना खत्म करना है और झंझोड़ देना है। जैसे खोल दो, मंटो की कहानी का मैंने आपको बताया था, या आप पढ़ा होगा। तो तो वहां तक पहुंचना होता है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत ऑर्डिनरी वे में कहानी चल रही होती है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि ओह, ये तो इतनी बड़ी बात थी कि कहाँ आई, और एक्सपेक्टेड नहीं होती कि यहाँ पहुंचेगी। अब किसको पता था कि वो उसको मार दिया जाएगा, सिगरेट वाले को? कोई नहीं, बाजार सीधी कहानी है, उसने सिगरेट लिए, कपड़े लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में लिए और क्या पोर्ट्रे हो रहा है? फौजी की ट्रेन गुजर रही है और एक फौजी नीचे खड़ा है, तो भाई ये कैसे खड़ा है? ये आदमी भागा है नजर बचा के या किसी भी तरीके से, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पीओडब्ल्यू को जो है वो माफ कर दिया जाए इंस्टेंटली, शॉट डाउन। तो ये, और क्या मैसेज मिला कि एक इनोसेंट मारा गया बगैर वजह के, लेकिन उसको मारना भी जरूरी था क्योंकि वो शुबा था कि ये तो फौजी है, उसको हरकत, उसको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। 12, तो इस तरह से आपको मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि समटाइम्स कहानी सिंपल वे में जा रही होती है और एक मोड़ ऐसा मुड़ती है कि जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाता है, और अचानक पता चलता है कि वो ये था, ये बात थी जहां तक पहुंचना था। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितनी कहानियां आप पढ़ेंगे, सबके अंदर जो बड़ी कहानियां हैं, उसके अंदर मैं आपको इसलिए आज पहले सेशन में ये कहानियां सुना रहा हूं। दो दीज आर वेरी ऑर्डिनरी स्टोरीज, बट इंतहाई कहना चाहिए कि क्रिएटिव स्टोरीज हैं, और इंतहाई एक बबल एक कहानी है, बहुत ऑर्डिनरी कहानी है। मगर देखो कि दुनिया में ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता ना हुआ, लेकिन जिसके होने की पॉसिबिलिटी है वो कहानी है। ये बेदी की कहानी है, राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी बहुत बड़ा इंसान था, और बेदी लाहौरी था, लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में पला बड़ा, था तो सिख, लेकिन यहाँ सिख भी तो रहते थे। ये रहता था पुरानी अनारकली में, राजेंद्र सिंह बेदी। उसका घर आज भी है जिसे वो छोड़ के चला गया था। पुरानी अनारकली में पीछे पुराने घर हैं जो बचे हुए हैं। तो ये मुलाजिम था, क्लर्क था। कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा स्टोरी राइटर। जीपीओ लाहौर में क्लर्क था। क्लर्क भी क्या, वो जो जंगले के पीछे बैठ के टिकटें देते हैं और ठप्पे लगाते हैं, ये वो था। रोज अपने घर से निकलता था, जीपो आ जाता था, जीपो से, और यही अनारकली, ये पुराना जमाना। और राइटर था, राइटर्स में बैठता भी था। कहानियां बड़ी मशहूर उसकी, उसकी एक कहानी है। फिर तो ये चला गया, सबसे पहले ये अमृतसर गया, अमृतसर से बॉम्बे चला गया, क्योंकि वॉज नोन राइटर, बड़ा राइटर था। तो फिर इसने कहानियां इसकी जो थी वो फिल्में बनना शुरू हुई। दस्तक बहुत बाजार एक फिल्म इंडिया की, ये इसने फिर खुद प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, और इसकी एक फिल्म, एक कहानी पे फिल्म बनी। ऋषि कपूर उसके अंदर यंग है। एक चादर मैली सी, ये एडेप्टेशन है।
इसी की कहानी है। एक चादर मैली सी सिखों के माहौल पे, और इसकी नकल डिट्टो संगीता बेगम ने की। और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये इसने कहाँ से चुराई है, क्योंकि यहाँ फिल्में नहीं आती थी बॉलीवुड की। उस जमाने में कैस्टें भी नहीं आना शुरू हुई थी। तो इसने डिट्टो कॉपी की इसी एक चादर मैली सी को। डिट्टो ये है कि यानी फ्रेम तक वही है, डायलॉग तक वही है, कुछ नहीं। और उसका नाम इसने रखा मुट्ठी भर चावल। बड़ी चली वो, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी कॉपी है। मुट्ठी भर चावला मुजुद्दीन है उसमें। खैर, तो उसकी एक कहानी में आपको, एक चादर मैली सी, आप देखें कि कैसे ऑर्डिनरी सा किस्सा है मगर कितने शानदार कन्फ्लिक्ट है। तो उसकी एक कहानी है बबल। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी स्टोरीज बाज औकात कितनी गहरी होती हैं। बबल एक छोटे बच्चे का नाम है, प्यार से रखा हुआ है। बबलू नहीं कहते हम, तो ये बबल है, यानी उस मोटे गाल है और प्यारा सा बच्चा है, उसको देखते ही लगता है बबलू बैठा हुआ है। ये इसलिए उसका नाम बबल रखा हुआ। कहानी देखो अजीब है। कहानी है लोअर मिडिल क्लास की, और उस वक्त की जब लड़का लड़की मिल नहीं सकते थे। उसमें यह है कि एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली है, लड़के की मंगनी अपनी चाचे की बेटी के साथ या रिश्तेदार हो चुकी, शादी नहीं हो रही। क्यों? आपको पता है कि 100 चीजें होती हैं कि भाई पैसे कमाए, जहेज जमा करे, ये करे, वो करे, शादी का खर्चा वगैरह वगैरह। तो वो बेचारा बड़ा परेशान है। वो बीवी मतलब मंगेतर को मिलना चाहता है, तो वो फैमिली में है तो मिलने की पाबंदी है। अब वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसको मनाए कि भाई हम बाहर मिलना चाहते हैं। अच्छा, वो लड़की राजी हो जाती है। अब उसको लेके बाहर तो आ जाता है। अब चाहता है कि होटल का कमरा ले। अब होटल का कमरा लेने जहां जाता है, वो कहते हैं कि जी मियाँ बीवी आप अगर है तो आपका सबूत होना चाहिए। तो वो है नहीं इनके पास। तो होटल वाले भी कमरा नहीं देते। अच्छे वक्त तो उस जमाने के वक्त थे। अब देखिए ऑर्डिनरी है। अब वो निकलते हैं दोनों, और वो मंगेतर कहती है अच्छा कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी तो मिल लेंगे, अब क्या। लेकिन लड़के का इसरार है कि बातें करनी है, ये है वो है। बाहर निकलते हैं तो एक भिकारन बैठी हुई है, भीख मांगने वाली। उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही जैसे बबल। तो सोचते हैं कि इसको 1 घंटे के लिए किराए पे क्यों ना ले लें। अजीब आइडिया है। उससे कहते हैं हम इस होटल में जा रहे हैं, हमें इस वजह से ये बच्चा चाहिए, ये 10 रुपए रखो। वो बेचारी कहती है ठीक है। वो बच्चे को उठाते हैं। अब वो उनके साथ बच्चा है, और बच्चा लेके जाते हैं तो ज़ाहिर कमरा भी मिल जाता है। अब कमरे में चले गए दोनों। अब बच्चा जो है, बच्चा होते ही इनोसेंट है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। अब वो बच्चे को तो उन्होंने बिठा दिया। अब वो आपस में बातें करने लगे। इतने में जो हस्बैंड है यानी मंगेतर है, उसका दिल चाहा कि जरा हाथ लगाए। वो जब बढ़ने लगता है उसकी तरफ, तो बच्चा शोर मचा देता है ऐसी स्पॉन्टेनियसली। तो जाहिर है वो बच्चे की तरफ तवज्जो हो जाती है। फिर बच्चे को खिलाने लगते हैं। फिर जब बच्चा सेटल होता है तो वो एक अटेम्प्ट और करता है, तो वो फिर बच्चा बीच में आ जाता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है। वो कुछ 6-7 अटेम्प्ट्स करता है, और 6-7 अटेम्प्ट्स वो बच्चा उनकी नाकाम बना देता है। जान के नहीं, बच्चे की एक स्पॉन्टेनिटी है कि वो तवज्जो उसको ना दो तो वो बोलने लगता है। तवज्जो में रखोगे तो वो चुप रहेगा। तो तवज्जो में कब तक रखें उसको? वो तो चाहते हैं कि अपनी कोई प्यार मोहब्बत की बात करे। तो वो बच्चा बीच में, आखिर वो आदमी नाकाम रहता है। वापस आ जाते हैं, बच्चा उसको दे देते हैं। तो सबक क्या निकला? सबक ये निकला कि अगर उस दिन बच्चा ना होता तो वो मंगेतर कुछ भी कर सकता था, और उसके नतीजे में मंगनी भी टूट सकती थी, रिश्ते खत्म हो सकता था। तो रिश्ता कौन बचा रहा है? एक भिकारन का बच्चा। ये है जिसको कहना चाहिए कि
एंड ऑफ द डे व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी ये है कि एक बच्चे ने उनका रिश्ता बचाया है, वरना ऑब्वियसली, क्योंकि लड़की नहीं चाह रही, ऑब्वियसली रिश्ता खत्म हो जाना था, ऑब्वियसली, या कम से कम उसमें एक दरार आ जानी थी, उसमें एक उस आदमी के खिलाफ हवाले से उस लड़की के दिल में एक बात आ जानी थी कि ये अच्छा किरदार का नहीं, या जो भी। तो ये आप देखें क्या कहानी है। तो कहानियां ऐसी जो हैं दुनिया में, वो ज्यादा पॉपुलर हुई है। तो कोशिश ये करें कि मैंने पहले भी बताया था कि आप जितना पढ़ेंगे, जितने कहानियों की तरफ जाएंगे या फिल्में देखेंगे, उतना ज्यादा। और फिल्में भी मसाला फिल्में नहीं, क्योंकि मसाला फिल्में कहानियां नहीं होती, वो बनाई गई होती हैं, वो मेडअप होती हैं, वो उसका लिखने वाला कोई नहीं होता, उसका बनाने वाला होता है फिल्म मेकर। वो क्या करते हैं, एक हीरोइन ली, एक हीरोइन ले, उन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई, आगे फैमिली में दरार आ गई, आगे ये हो गया, बिछड़ गए, फिर उनको कोई फैक्टर आया, मिला दिया, फिर बीच में गाने डाल दिए। ये कहानी नहीं है, ये फिल्मी है। फिल्मी स्टोरी के अंदर वो बात नहीं होती जो लिखी हुई कहानी में होती है। तो फिल्में, हाँ, हॉलीवुड की बाज फिल्में हैं, जैसे मैंने एक दो फिल्में आपको बताई हैं, इस तरह की फिल्में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखो कितनी छोटी सी बात पे कहानी की बुनियाद खड़ी है, और उसमें से क्या नतीजा निकला है, और क्या शानदार उसके अंदर से एक कन्फ्लिक्ट आया। तो इस तरह की कहानियां आप कोशिश करें कि आपको मिले। हाँ, आपको ऐसी कोई कहानी मिल जाती है तो आप इंस्पायर हो सकते हैं उससे, उसको अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट बदल सकते हैं, आप उसका बैकड्रॉप बदल सकते हैं, आप उसको करके देख सकते हैं। लेकिन आप इस तरह की कोई चीज लाएं, फिर उसको डिस्कस करें, फिर उसको अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहते हैं तो लाने की कोशिश करें, दिखाएं, बताएं, तो शायद वो बात जो है वो बन जाए। तो मैं अब ये चाहूंगा कि हमारा चूंकि कोर्स अब कहानी का ही है, तो कहानी के ऊपर मैंने आपको इसी तरह से जो टिप्स दिए हैं, इसी हवाले से आप के पास भी होनी चाहिए। और हो सकता है कि जो आप सोच के आए हैं, हो सकता है उनमें डेप्थ हो या उनमें अनयूजुअल कोई टच हो, तो मैं कहूँ हाँ ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले आप अपनी कोशिश करें, नहीं होता तो फिर अडेप्टेशन की तरफ जाए, क्योंकि बहरहाल हमें ये कोर्स तो मुकम्मल करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो अब मैं चाहूंगा कि आतिर के अगर कोई और स्टोरी का फिर मैं आपसे बताऊं, स्टोरी जबानी नहीं होती। जब आप कागज पे लिखते हैं ना, तो कहानी खुलने लगती है, कहानी का वजूद होता है। ये जो आइडिया दिमाग में होता है ना, वो कोई चीज नहीं। जब आप उसको कागज पे लाएंगे, अब मुझे बताएं, दुनिया का कोई फिल्म मेकर ऐसा है जिसने जबानी कहानी सुन के तो फिल्म का बजट बना लिया होगा? कभी हो सकता है? भाई जाहिर है कि रिटर्न फॉर्म होती है, जाहिर है उसके ऊपर कांट छांट होती है, उसके ऊपर उसको प्लस माइनस किया जाता है। वो प्लस माइनस आप तब कर सकते हैं जब पहले उसका वजूद हो, उसका स्केलेटन हो, फिर आप उसको कह सकते हैं कि इसको यूं कर लें, इसको यूं कर लें, यहाँ ये लॉजिकल नहीं है तो इसको लॉजिकल कैसे बनाएं, कैरेक्टर लॉजिकल नहीं है तो उसको किस तरह से लॉजिकल बनाना है। तो वो कागज पे ही होता है। आप एक चीज सोचते हैं, जो मैंने जो देखा है कि वो एक 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 आपके पास एक मुबहम सा एक खाका सा होता है कि एक किरदार है तो उस किरदार का ये है। अरे भाई, उस किरदार का की जड़ें पकड़ो, किरदार कहाँ से है, कैसे बना और यहां पहुंचा। जितना हमें जरूरी होगा उतना लेंगे, लेकिन कहीं तो उसकी जड़ें होंगी, बगैर जड़ों के कोई किरदार नहीं होता। तो वो वहां से उसका बताएं कि ये, आप कहते हैं कि जी वो साइकिक हो गया, ओ भाई क्यों साइकिक हो गया? हो जाता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो बताओ ना,
किन वजूहात की बुनियाद पर? आप कई बच्चे मुझे कहते हैं कि जी ये साइको थ्रिलर है और ये सीरियल किलर है। अच्छा, आप हमने फिल्में देखी हैं, आपने भी देखी है सीरियल किलर्स के ऊपर, साइलेंस ऑफ द लैम्ब है और हैं बहुत सारी, लेकिन खाली कह देना काफी नहीं है कि ये सीरियल किलर और हम इसको यूं ले रहे हैं। ओ भाई, पहले उसका पूरा सोसाइटी तो बनाओ, किस समाज का है जिसने उसको सीरियल किलर बनाया और अब तक बचा रहा। सारे सवाल आते हैं ना, क्योंकि एक कत्ल किया था तो कहीं तो पकड़ा जाता, चलो नहीं पकड़ा गया, प्रूफ नहीं छोड़ा, मान लिया, पर कितने दिन हमारे इसी मुल्क के अंदर इसी पुलिस ने 100 बच्चों का कातिल भी पकड़ा था, सीरियल किलर था, बहुत बड़ी कहानी, तो पकड़ा ही था ना। तो मकसद कहने का यह है कि सीरियल किलर भी कहीं तो गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, आमतौर पर पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारे यहाँ तो ये है, क्योंकि इतनी देर ये सोसाइटी जो है वो अंधी नहीं रह सकती। तो कभी भी जब आप इस तरह की चीज लाते हैं तो काइंडली प्रोब करके लाएं कि ये क्यों ऐसा बन गया, व्हाट वाज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट हिम, किस घर का था, क्यों नहीं पढ़ सका, या पढ़ा तो क्या ट्रेजेडी हुई, कैसे दिमाग फिरा उसका, कैसे वो इस तरफ आया क्राइम की दुनिया की तरफ। हम आप क्यों नहीं आए अल्लाह के फजल से? तो हम भी तो उस जैसे इंसान हैं, तो उसके साथ जाहिर है कोई ऐसी चीज हुई है जो खुशकिस्मती से हमारे साथ नहीं हुई, हम बच गए हुए। तो ये सारी चीजें पहले सोची जाती हैं, फिर वो आता है किरदार। तो किरदार आप पहले ले लेते हैं और फिर आप उसकी कहानी की तरफ जाते हैं कि अच्छा इसके साथ क्या हुआ होगा। बहरहाल, तो अब सेशन दूसरे पे आते हैं हम। तो जितनी जल्दी आप अपनी कहानियां बना लें, ले आए, हम उतनी जल्दी, क्योंकि ये कोर्स ने खत्म हो जाना है, मैं चाह रहा हूं कि आप स्क्रीन प्ले पे आ जाए। तो कहानी अभी तक किसी की अप्रूव नहीं हुई, तो ये मजबूरी है और इसके लिए मैं अब कुछ कर नहीं सकता। आप अप्रूव कराओ तो स्क्रीन प्ले पे आओ और फिर स्क्रिप्ट पे आओ और हम ये कोर्स फिर इसको खत्म करें। प्लीज, अब किसी के पास स्टोरी लिखी हुई है तो पहले भाई वो लेके आए, ताकि मैं उसको देखूं, आप भी देखें, आप भी ज्वाइन करें। प्लीज, जिसके पास कहानी है वो ओपन करे माइक। जी सर पढ़ के बताऊं सर, लिखी है कहानी एक। प्लीज प्लीज, पढ़ के, ताकि मैं गलती भी वहीं दूर करूंगा ना। जी ठीक है सर। सर ये एक जमींदार की कहानी है, बेसिक एक किसान की कहानी है। जी उसमें अभी मैंने कुछ नाम भी फर्जी रखे हैं, तो उसी हिसाब से सर मैं फिर पढ़ता जाता हूँ, आप काइंडली ठीक है, फिर ठीक ठीक बता ठीक दीजिए। ठीक। नूरवाला पंजाब का एक हंसता बसता गांव था, जिसमें जमींदार और कमी मिलकर रहते थे, और दोनों तबकात की वादे तकसीम गांव में मौजूद घरों से नजर आ जाती थी। एक तरफ पक्के घर थे और दूसरी तरफ कच्चे मकान। कहानी का मरकजी किरदार अब्दुल सत्तार उर्फ तारा इसी गांव में अपने अखलौते बेटे के साथ रिहाइश पजीर होता है। तारे की बीवी अपने पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त ही वफात पा जाती है। इसके बाद तारा शादी नहीं करता और अपनी बहन को कहता है कि मेरे बच्चे को पालो, क्योंकि इसकी माँ नहीं रही। अ, बहन कुछ अरसा तक उस बच्चे की निगरानी करती है, उसको पालती पोसती है, और उसके बाद जो बच्चा है सर, उसका नाम मैंने यूसुफ रखा था। यूसुफ अपने बाप तारे के पास वापस आ जाता है और उसके साथ रहने लगता है। अपने बाप की तरह यूसुफ भी अनपढ़ ही रहा, और यही इनकी खानदानी रिवायत भी थी, क्योंकि जद्दी पुश्ती कमी खानदान से इनका ताल्लुक था। इनकी कई पुश्तों से कभी कोई स्कूल नहीं गया था, बल्कि सारी उम्र इन लोगों ने जमींदारों की खिदमत में गुजारी थी। तारा भी गांव के एक बड़े जमींदार चौधरी अमजद के पास नौकरी करता था। जब तारे का बेटा यूसुफ जवान हुआ तो वो भी एक और जिम्मेदार के यहाँ नौकरी करने लगा। तारे ने जब अपने बेटे की शादी का इरादा किया तो इसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो शादी के अखराजात पूरे कर पाता। इसलिए
तारा अपने मालिक चौधरी अमजद के पास कर्ज लेने पहुंच जाता है और चौधरी अमजद इसे 1 लाख रुपए कर्ज इस शर्त पर देता है कि अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाता रहेगा, और उसके साथ एक और शर्त रखता है कि सारी उम्र जो है वो उसका मुलाजिम रहेगा, और अगर वो रकम वापस ना कर पाया तो उसकी आल औलाद जो है वो इसके पास नौकरी करेगी, चौधरी अमजद के पास। तारा तारा चौधरी अमजद से कर्ज लेकर खानदान में अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए कई तरह के फजूल रसूम व रिवाज में उड़ा देता है। यहाँ तक कि वो गांव में अपनी हैसियत के मुताबिक नाच गाने का भी इंतजाम करता है, और इसी चीज को देखते हुए उसके खानदान के लोग और गांव के दीगर अफराद उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं, जिससे सुनकर तारा खुशी से फूले नहीं समाता। जबकि तारे का बेटा यूसुफ, जो कि एक और चौधरी जिसका नाम चौधरी इकबाल है, उसके पास नौकरी करता है। चौधरी इकबाल चौधरी अमजद के बरक्स शरीफ आदमी है, और वो अपने अमाल के ज़रिए से, अपनी चीज़ों के ज़रिए से ये बात बारहा साबित करता रहता है, जिसकी वजह से गांव में छोटे तबके में तो उसकी इज्जत है, जबकि बड़े तबके में उसको कंजूस और दकियानूस किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता है। शादी के 1 साल के बाद बेटे की शादी के 1 साल के बाद तारे के यहाँ पोता पैदा होता है, जिसका नाम नुमान रखा जाता है। खुदा का करना ऐसा होता है कि एक बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद तारे की बहू भी बीमार रहने लगती है, और जिसके लिए इलाज मुआवजे के पैसे तारे और इसके बेटे के पास ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके साथ साथ अब चौधरी अमजद से लिया हुआ कर्ज उतारने की फिक्र भी तारे पे लागू रहती है। तारे की बहू जिंदा तो रहती है लेकिन अक्सर बीमार रहती है, और इसी दौरान में ये मालूम होता है कि वो मजीद औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं रही, जिस पर तारे का बेटा यूसुफ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है, और लड़ाई झगड़े घर में शुरू हो जाते हैं। जब नोमान यानी कि जो तारे का पोता है वो कुछ बड़ा होता है और अपने इर्द गिर्द के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखता है, तो उसका भी स्कूल जाने को दिल करता है। एक दिन जो बच्चा है जिसका नाम नोमान है, उसका बाप यानी कि यूसुफ उसको उसकी जिद की वजह से स्कूल छोड़ आता है, लेकिन स्कूल में जो टीचर्स हैं वो उसको वर्दी ना होने की वजह से स्कूल से निकाल देते हैं। वो घर वापस आता है और अपने बाप से बात करता है कि जी मुझे वर्दी चाहिए, मुझे वर्दी लेके दें। लेकिन उसका बाप उस पर गुस्से होता है कि जी मेरे पास वर्दी लेने के पैसे नहीं हैं। इस बात पे बच्चा जो है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो अपने दादा की तरफ कोशिश करता है कि मैं इससे बात करके कुछ अपने स्कूल का इंतज़ाम कर लूँ, स्कूल की वर्दी का इंतज़ाम कर लूँ। घर से निकलने के बाद दादा जब घर वापस आता है तो बच्चा उससे बात करता है, और उसके बात करने के बाद वो उसे अपने मुद्दा बयान करता है कि जी मुझे इस तरह से पढ़ना है और स्कूल से निकाल दिया गया है और ये सारे मामलात। और उसके बाद जो है उस वक्त में तारे को जो है वो चौधरी इकबाल जो कि उसके बेटे का मालिक है, उसकी कुछ बातें याद आती हैं जो कि कुछ अर्सा पहले उसने उसे समझाई थी कि तुम अपने पैसे बचाओ, तुमने शादी पे बिला वजह खर्चा किया और इस तरह की दीगर चीज़ें। ये मामला लेकर सोचकर वो फिर चौधरी इकबाल के पास जाता है जो कि उसके बेटे का मालिक है, और उससे जाके बात करता है कि जी इस तरह से मेरे से ये गलती हुई है और आपकी बातों का मतलब मुझे समझ आ गया है। मेरे जो पोता है वो स्कूल जाना चाहता है लेकिन मेरे पास वर्दी के पैसे नहीं है। चौधरी इकबाल उसको फिर एक दफ़ा समझाने के अंदाज में कुछ बातें करता है और उसको कुछ पैसे देता है कि अपने पोते के लिए वर्दी लो और उसको स्कूल में दाखिल करवाओ। तो वो उसका ममनून होता है, तारा उसका ममनून होता है चौधरी इकबाल का, और उससे माफ़ी भी मांगता है और ये अहद करता है कि आइंदा वो अपने बच्चों को भी और अपने पोते को भी इन फजूलियात से या फजूल जो खर्ची है उससे बचाने की तलकीन भी करेगा और ख़ुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करेगा। तो सर ये कुछ एक रफ सा मैंने मतलब लिखा था एक आइडिया। अब इसमें सर आप बता दीजिए काइंडली। ओके, पहली बात तो ये है कि चलें किसी ने लिखा तो सही, कहानी तो किसी ने सोचने की कोशिश की। पहले तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहरहाल एक माहौल से कहानी उसने उठाई
और प्रॉपर करेक्टर्स हैं और प्रॉपर उसका है सेटिंग है। चलें, इस हद तक तो मैं इसको, अब मैं सबसे पहले क्रिटिसिज्म के लिए मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप बताएं कोई कि इस कहानी में आपको कोई क्रिटिसिज्म, कोई प्रॉब्लम या इसमें क्या गलती है, आप में से पहले कोई बताए, आइडेंटिफाई करे, मैं फिर बाद में मैं बात करूंगा। किसी की कोई राय हो इस पे, अगर नहीं है तो वो तो और बात है, लेकिन अगर किसी की राय है, अगर आप कहते हैं ये ठीक है तो चलो वो तो और बात है, लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो पहले वो स्टूडेंट बताए जो इसका प्रॉब्लम निकाले, अगर वो फील करता है कि इसके ये प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने वो जो अहमद नदीम कासमी साहब की कहानी आपसे शेयर की थी, स्क्रीन प्ले जिस दिन हमारा वो था एग्जाम था उस दिन शेयर किया था, तो कौन लास्ट सी क्लास थी? में सर वो पुलिस इंस्पेक्टर वाली जो कहानी थी, क्या मैंने उसके बारे जिसमें में आपको क्या कहा था? सर उसमें आपने कुछ चेंजेस कर, मतलब मैं स्क्रीन प्ले जो लिख के लाया था, आपने कहा था कि यार इस स्क्रीन प्ले को इम्प्रोवाइज करो थोड़ा सा, इसमें चेंजेस करनी है। ठीक है। तो तो लास्ट क्लास में क्योंकि लास्ट क्लास में मैं ऑनलाइन नहीं हो पाया था, मतलब मैं पहले ऑनलाइन था लेकिन नहीं, तो वो मैंने जब वो देखा है तो उसमें आप कुछ कह रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आई। वो कहानी आपने पढ़ी है? मतलब उस अब टाइम पे तो मैं आपने मुझे कहा था कि मतलब अभी 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 सुन लेता हूं मैं आपसे, लेकिन पहले जो कहानी आई है पहले इसको हम डिस्कस कर लेना, आपका इसके बाद कर लेते हैं ना। पहले जो ठीक है कहानी सर, अभी, ठीक है, थैंक यू पहले सर। इसके बारे में आप में से कोई बात करे, फिर आपकी इस कहानी पे आते हैं। कोई मुझे आइडेंटिफाई कर सके जो कहानी पढ़ी गई उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई बता सके? इसका सर आप मतलब ही है आइडेंटिफाई कर दीजिए। और मैं तो करूंगा ही, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हम इसको करते हैं ओपन, जिसलिए करते हैं ना डिबेट, ताकि सीखें। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको अगर प्रॉब्लम मिलेंगे तो आप गोया सीख रहे हैं। मैं तो इस वजह सर से मैं, ओपन करता हूँ। जी जी सर, जब मैं बात कर रहा हूँ, जी जी जी, वालेकुम। हाँ बताएं। सर मैं ये इस पे ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे अभी अभी जो फील हुआ इसको सुन के, वो ये कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब बड़ा है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए और जो गरीब तबका है वो नहीं भेजता। लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक स्टोरी डेवलप हुई है कि वो शादी पे ज्यादा खर्चा करना, कर्ज लेना, तो मुझे लगता है कि उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें किसी और कॉन्टेक्स्ट में, जैसे अभी आपने वो एक एग्जांपल दी, वो वॉर वाली मूवी की, वो स्ट्रिप पजामाज वाली जो मूवी है, उसमें एक वो मतलब एक सिंपल एक वे दिखाया ना कि मतलब दो ही कैरेक्टर्स वो चल रहे हैं और उसी में वो एक मतलब वो बच्चा है, वो खेलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो आइसोलेटेड है, लेकिन फिर उसके अचानक दूसरे वाले बच्चे से सलाम दुआ हो जाती है, या वो उसके साथ कनेक्टेड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मुझे आई फेल्ट के इसमें कुछ और तरह से, कुछ क्रिएटिव वे से कुछ, ताकि जो ऑडियंस को एंगेज करे, तो मुझे यही लगता है। ठीक है ठीक है। मुझे लगता तो अगर किसी को नहीं बात करनी तो मैं इस कहानी का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है? और अब आप इसको सुनेंगे और इसी से आपको चीजों की समझ आने लगेगी। नंबर एक, कहानी में 1 लाख रुपए का कर्ज पहला मोड़ था जो कहानी के अंदर एक वाक्य लेके आता है। बाकी पोर्ट्रेल है, ओके, तो जरूरी है। वो 1 लाख के बदले जो उसने शराइत रखी थी, उसके बाद ये शजी की कहानी है ना? जी सर, जी सर। ओके, उसके बाद आप वो लाख रुपए वाली बात भूल ही गए कि जो चौधरी अमजद ने थ्रेट दिया था कि नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो उससे शिफ्ट करके आप चौधरी इकबाल पे चले गए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं, जरा जी समझने की ठीक है बात। सर।
समझने जी की बात ठीक है, सही कह रहे हैं। आपका कॉन्फ्लिक्ट तो उधर था, आप चले गए एक रेफर्मेशन की तरफ, रिफॉर्म की तरफ, ठीक है। तो एक तो ये जी ठीक है सर। ओके, लेकिन जो सबसे बड़ा इसके अंदर फ्लॉ है, ये कुछ 36 घंटे की फिल्म है, क्योंकि इसमें 25-30 साल है। मैंने आपको समझाया था कि स्टोरी के अंदर टाइम लैप्स कितना है, टाइम कितना कवर हो रहा है। इसमें वो बच्चा है, बच्चे से जवान हो रहा है, जवान से शादी हो रही है, शादी से बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होकर बड़ा हो रहा है, बड़ा होकर स्कूल जा रहा है। नाउ आप सोच लें कि ये कहानी को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास आपको टाइम चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को डेवलप होना है। उधर वो पैदा हुआ, महामारी, वो अब इसको अगर आप करते जाएंगे तो ये तो आप खुद सोच लें कि इस तरह की कहानी जो पोते तक जाती है, बेटे से पोते तक जाए, बाप से बेटा, बेटे से पोते, 3 जनरेशंस, तो उसकी देखा, हमारे यहाँ भी ऐसी गलतियां हुई हैं, मगर वो जमाना और था। जब फिल्में बनती थी तो पहिया चला देते थे तो पता चलता था 20 साल गुजर गए, पर अब नहीं है। अब आप मॉडर्न हॉलीवुड देखते हैं, इवन बॉलीवुड देख लें, तो जिस जमाने में फिल्म शुरू होती है उसी में ही खत्म हो जाती है। नोट करें आप। सही है, सही है। जितनी अक्षय कुमार की फिल्म, जितने जो भी है, इवन लगान उठा के देख लें, इवन तारे जमीन पे कितना टाइम पीरियड है, तारे जमीन पे भी कितना पीरियड है, मसे 1 साल का है, बड़ी मुश्किल से 6-8 महीने के अंदर वो सारा कुछ हो गया। तो ये हर दुनिया की हर फिल्म का यही एक अहम मौजू होता है कि शुरू कहां से होनी है और खत्म कहां होनी है। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको और बता चुका हूं कि हमारा सीरियल होता था, आप उठा के देख लें, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी का भी हो, तो हम एक टाइम से शुरू करते थे, यानी एक लाइफ टाइम है, उसी लाइफ टाइम स्ट्रेच करके 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर सारी चीजें आ जाती थी। क्यों? कि ना किरदार बड़ा होता था, ना उसका गेटअप चेंज होता था, ना उसका सेटअप चेंज होता था, क्योंकि जब आप 20 साल लाएंगे तो किरदार बूढ़ा भी हो रहा है, किरदार का जमाना भी बदल रहा है, तो बाहर का समाज भी तो बदल रहा है। 25 साल में आपको पता है देहात क्या से क्या हो गए, वही तो नहीं रहेंगे। तो ये तो आपको भी पता, 25 साल में कमी कब रहा है, ठीक है ना, कमी ठीक है, कमी रहा है, लेकिन आज तो कमी नहीं है, होगा कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रहा, लेकिन जब 20 साल गुजरेंगे तो चौधरी अमजद कहां बैठा रहेगा, चौधरी इकबाल कहां बैठा रहेगा, वो तो नहीं, आपने उनको तो वही बिठाए रखा है, इधर 25 साल गुजार। तो ये बुनियादी, मैं सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, सब स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कि ये सोचना, अब आप उस बच्चे को डिप्टी कमिश्नर भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए आपको नॉवल चाहिए। यू विल हैव टू राइट अ नॉवल जिसमें 3 जनरेशंस का नॉवल है। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें बिल्कुल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कहानी मुंतकिल हो रही है, ओके, बट इट इज अ नॉवल, ठीक है ना, उसको पढ़ा जाएगा, उसकी फिल्म शायद ना बने, और अगर बने तो हो सकता है कि उसको तरीके से बनाया जाए, एक खास जगह से शुरू किया जाए। तो ये चीज अगर फर्ज करें इसी बच्चे को आप डिप्टी कमिश्नर बना सकते हैं, क्योंकि वक्त बदल गया, वो पढ़ गया, पढ़ के सीएसपी हो गया, ओके, दुनिया में हो जाता है। अब डिप्टी कमिश्नर बना, आपकी कहानी, आप बड़े खुश हुए कि कमी के घराने से मैंने एक किरदार लिया है और मैंने उसको डिप्टी कमिश्नर बना दिया, और जिम्मेदार नीचे चले गए। ऐसा होता है, मगर या फिर उसको कहानी को किसी ऐसी जगह से पकड़ो कि वो उसी जगह पे रहे और आपकी बात भी मुकम्मल हो जाए। ये आपके सीखने के लिए, सबके लिए, आपके लिए नहीं है, सबके लिए सीखने के लिए ये चीज है कि नॉवल की कहानी में 3 जनरेशंस होती हैं, हमेशा है,
और ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि कमी अब कमी नहीं रहा, वो डिप्टी कमिश्नर हो गया। अच्छा, इंडिया में भी ये एक सब कास्ट, ये लो कास्ट होती थी जिसको दलित कहते हैं। दलित हिंदी का लफ्ज है, शूदर भी पुराना लफ्ज है। शूदर का मतलब है आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब है जो ब्राह्मण जात उसको अपने करीब नहीं आने देते, तो पानी को हाथ नहीं लगाने देते। ठाकुर का कुआं में भी इसी तरह के किरदार है, कफन में भी इसी तरह के किरदार है प्रेमचंद की, कि जो आउटकास्ट है, जो गांव वाले उनको नहीं। तो हमारे यहाँ भी ये कमी उसी तरह के आउटकास्ट है, राइट। तो दलित जो है, मैं इंडिया में एक दो बार जब मेरी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, तो वो सीएसपी, वो आईसीएस ऑफिसर्स थे, यानी बड़ा ओहदा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम दलित हैं, यानी हमारे माँ बाप शूदर थे, उसमें से हम पढ़ के यहाँ आए, और आज भी गांव में हमें आउटकास्ट ही समझा जाता है। तो गोया वहां पर भी ये इशू है, और उसमें से कोई कमिश्नर तक बन सकता है, तो डिपेंड करता है ना। लेकिन फिर उसके लिए आपको टाइम इतना चाहिए कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ये लफ्ज मैं बार बार बोलता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, और ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है कि एक चीज टोटल जक्स्टा पोजिशन बदल जाए, जीरो से कहीं और आ जाए, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कि मसलन एक आदमी बेहद बड़ा गुनाहगार है, चोर डाकू सर्प, और वो एक वक्त आए कि बहुत बड़ा आलिम दीन हो, ठीक है ना, दो जक्स्टा पोजिशन है, दो, सुन रहे हैं आप। अब उस जगह से उसको उस जगह लाने में आप खुद सियाने हो, कितनी देर चाहिए? जाहिर है बहुत देर चाहिए, टाइम चाहिए। एक दिन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, एक महीने में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, उसको वक्त लगेगा। या क्या तरीका है? तो कहानी में ट्रांसफॉर्मेशन वाली जब कहानी होगी कि एक कमी का बेटा पढ़ने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने 25 साल लिए हुए हैं, तो वो 25 साल की ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है स्क्रीन के ऊपर। तो इसीलिए कहानी मैंने आपको वापस दे रहा हूं। आपने जो चीजें अच्छी थी वो ये थी कि बिलीवेबल थी, रिलेटेबल थी, माहौल ठीक है, किरदार ठीक है। जहां आपसे दो गलतियां हुई वो मैंने आपको बता दी कि 1 लाख रुपए वाला किरदार आपने छोड़ दिया, उसको फॉलो करना चाहिए था, और जल्दी फॉलो करना चाहिए था। ये नहीं कि वो 20 साल उसके बेटे के जवान होने का इंतजार करता रहे, नहीं, वो तो मांगेगा दूसरे साल ही, और उसके नतीजे में उसको कुछ करना पड़ेगा। सो ये जो तीन चीजें थी मैंने आपको बता दी। सो के अब आप इसको रखना चाहो तो आपकी मर्जी है, इसको ठीक करो, बदलना चाहो आपकी मर्जी है। आई लीव इट टू यू। नेक्स्ट। ठीक है सर। सर मैं एक चीज इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, अगर जैसे ये 3 जनरेशन्स का मैंने इसमें जिक्र किया था, तो इसके बजाय अगर मैं इसको 2 जनरेशन्स पे करूँ तो क्या वो मतलब स्टोरी लाइन जैसे भी आपने बताई कि जी वो कोई पढ़ जाता है और कोई पोजीशन हासिल कर लेता है, तो क्या उस तरफ लेके जाऊं सर इसको 2 जनरेशन्स के अंदर रखते हुए, या फिर मैं इसकी मतलब मजीद थोड़ी सी स्टोरी लाइन चेंज करके और जो 1 लाख रुपए कर्ज वाली बात है उसके साथ इसको लेके चलूं, तो कौन आप सी सर आईडी बेहतर है? दोनों ऑप्शंस लो, दोनों ऑप्शंस लो। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है सर। आप जनरेशन्स में ना पढ़ो, आप टाइम ठीक है लाइन सर। बताओ, टाइम लाइन ठीक पे है। रहो कि ठीक है आप सर। क्या किरदार किस स्टेज पर है और किस स्टेज पे खत्म हो रहा है। ठीक हो गया सर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा हर ठीक। फिल्म में होती है। आप फिल्में देखते हैं, आप देखते हैं कि उसी के अंदर ही फिल्म खत्म हो रही है, ठीक है उसी सर। घर के अंदर, उसी मोहल्ले के अंदर, उसी समाज के अंदर फिल्म चली, उसी समाज के अंदर फिल्म खत्म हुई। समाज भी वही है, तनु वर्ड्स मन्नो देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, कितनी देर ठीक की है। फिल्म है, कितनी 1 साल का, उसके अंदर ही कहानी बस खत्म। हाँ, बाज है कहानियां, शुरू में ऐसा होता था, लेकिन फिर उसके लिए जस्टिफिकेशन होती भारत। सो अब आपका मतलब है, देख लो इसको। नेक्स्ट, जो अभी पुलिस वाली कहानी अहमद नदीम कासमी वाली बात हो रही थी, वो स्टूडेंट आ जाए सामने।
हंसला। सर मैं बात कर लूं तब तक। हाँ हाँ, आप कर लो। सर लास्ट वीक हमने वो स्टोरी डिस्कस की थी, वो यूनिवर्सिटी वाली और उस वाली। ठीक है। मैंने उस पे फिर मजीद सोचा तो, हाँ, लेकिन उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी क्योंकि काफी सारे इश्यूज आ रहे थे चेंज जो चेंज करो, हमने डिस्कस। चेंज करो। जो तो कहानी वो मैंने लेबर सुने, जो कहानी लेबर जी मांग रही हो उसको छोड़ देना चाहिए। कहानी जी वो सर। होती है तो जो स्पॉन्टेनियस हो। जी सर, तो सर एक और आइडिया जो मीनवाइल मैंने किया वो ठीक है। ये था कि एक कपल है, वो नॉर्थ घूमने जाता है और वो करना चाहता है, उनका इरादा ये होता है कि वो कैंपिंग करेंगे। तो वो एक वैली में जब पहुंचते हैं तो वहां पे रात हो जाती है, रुक मतलब जाओ, शाम रुक होती है। जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आपने तो एक सांस में कह दिया एक जोड़ा। वो जोड़ा कौन है? मतलब मियाँ बीवी हैं? क्या जी है? सर, मियाँ बीवी कपल, हाँ कपल बस। कपल है ना, मियाँ बीवी है। कपल भाई, मेरा मतलब है पता होना चाहिए ना किस हैसियत में है। राइट, मियाँ बीवी, ओके। जी सर। जी सर। तो वो एक जगह जाते हैं, एक वैली होती है, तो उस वैली में जाते हैं। वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, सीजनल ट्रेवलर होते हैं, गर्मियों में ट्रेवल करते हैं, कैंपिंग करते ठीक हैं है, जगह जगह। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे वो कैंपिंग करते हैं, एक जगह वो अपना टेंट लगाते हैं, रात गुजारने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक मोटरसाइकिल आता है, वो उनके पास आके रुकता है, उससे एक लड़की उतरती है। तो वो उनसे पूछती है कि वो कहाँ के हैं, तो उनको बताते हैं कि इस तरफ फलां जगह से हैं और यहाँ पे रात को रुकेंगे। पर वो आपस में बात करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। तो लड़की कहती है कि मैं भी इसी तरह ट्रेवल करती हूँ और मैं अकेली ट्रेवल करती हूँ। तो मैं देख रही थी कि अगर कोई आस पास है तो मैं वहां पे मैं भी कैंप लगा रहा हूँ। तो उससे पूछती है कि आपकी परमिशन है तो मैं भी पास लगा दूँ। तो कहते हैं ठीक है, लगा लो। रात गुजर जाती है, नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, लड़की भी उठ के अपने उसमें निकल जाती है और वो जो कपल है वो भी ऐसे ही चला जाता है, अपने घूमने लग जाते हैं। फिर शाम होती है, एक और जगह कैंप लगाते हैं। तो मीनवाइल फिर वही बाइकर गर्ल जो होती है वो उनके पास आ जाती है। अब दोबारा वो उनके पास इसी तरह कैंपिंग करते हैं। इस तरह 2-3 रातें गुजरती हैं एक ही जगह कैंपिंग करते हुए। चौथे दिन वो जाते हैं और एक जगह पहुंचते हैं कहीं पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये खुली जगह है। तो वो वहां पे देखते हैं, वहां पे वो लड़की भी होती है, वो भी उनके पीछे वहीं पे पहुंच जाती है। अब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, इस तरह उनके साथ और लोग वहां पे बैठे होते हैं, तो रेस्टोरेंट में तो और जो टेबल पे बैठे होते हैं उनसे भी बात शुरू हो जाती है। तो वो लड़की जो होती है वो अभी सामने वाली टेबल पे बैठी होती है। अब जो वो मर्द है वो उसको मोड़ के कहता है कि आप भी आ जाएं, हमारे साथ खाने में शामिल हो जाएं। तो बाकी लोग जो होते हैं, जो टेबल पे इर्द-गिर्द बैठे होते हैं, वो देखते हैं वहां पे टेबल खाली है, लेकिन वो मर्द जो है उसकी तरफ देख के कह रहा है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं उस खातून से बात कर रहा हूँ जो सामने बैठी हुई है। तो उसको कहते हैं वहां सामने तो कोई खातून नहीं है। तो वो बताता है कि नहीं, खातून तो मौजूद है। उसकी बीवी जो है उसको भी वो नजर आ रही होती है, उन दोनों को ही नजर आ रही होती है और किसी को नजर नहीं आ रही होती। तो बीवी कहती है, अब वो परेशान हो जाते हैं। तो बीवी कहती है कि तुम इसकी पिक्चर लो, पिक्चर लेके इनको दिखाओ। जब वो पिक्चर लेता हो तो पिक्चर में कुछ नहीं होता, पिक्चर ब्लैंक होती है, वो खाली टेबल होता है। तो ये अभी इसका आइडिया ये है, तो इसको मजीद बेटर किया जा सकता है। नहीं तो लॉजिकली बताओ ना कि उनको क्यों नजर नहीं आई और इसको क्यों नजर आई। एक्चुअली इज सर लॉजिक ये है, हाँ लॉजिक ये है कि ये वो है, हॉरर स्टोरी है वो, और किसी को नजर नहीं आती वो लड़की। भाई, तो ये हॉरर इनकी स्टोरी, इमेजिनेशन की क्रिएशन होती है। यार हॉरर स्टोरी की बेसिस तो होती है ना, बुनियाद तो होती है ना। यानी उसके पीछे भी जी सर। कोई हिलुसिनेशन का अमल होता है, कोई क्योंकि आपने स्क्रीन पे लोगों को कायल करना है ना। स्क्रीन पे आपने लोगों को बताना है कि भाई ये क्या फिनोमेना है। ठीक है ना। जी सर। और फिर दोनों मियाँ बीवी को सेम हिलुसिनेशन हो रही है, या क्या हो रहा है, या नफ्सियात में इसको क्या कहते हैं। तो इसकी स्टडी अ, होनी जरूरी है ना। खाली हॉरर कह देने से तो बात नहीं ना बनती। क्योंकि क्योंकि आप आज के दौर में एक चीज बना रहे हो, ठीक है, और जी सर। और एक रियल फॉर्म में है, ये हर शय रियलिटी में है। अचानक आपने व्यूअर को बता दिया कि ये तो एक्चुअली जगह रूह है, घोस्ट है। तो वो घोस्ट कैसे है? जी सर।
ये कैसे जस्टिफाई होगा? नहीं सर, ये अभी एक आइडिया है, इसको मैं मजीद इस पे करूंगा, लिखूंगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाँ, इसकी प्रोबेबली नेक्स्ट या क्लास तो में। आप इस तरह की फिल्में पहले देखें, ठीक है, उनके पीछे जो जो हकीकत है या जो भी कुछ है, ठीक है, उसको ट्रेस करें, वहां उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये एक फर्ज करो, एक लड़की है, मगर ये कुछ जगहों पे इस तरह की कहानी है, वो वहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो मर चुकी हुई है। जी सर। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी, ठहरे में एक सेकंड, यहीं रुके। तो नेटफ्लिक्स में जो फिल्म जिसमें वो मर चुकी होती है लेकिन उससे नजर आ रही होती है, नेटफ्लिक्स पे फिल्म या जिसमें वो बंगाली कहानी, वो लड़का, फिल्म के नाम को क्या है, वो बैठा होता है बंगाली फिल्म थी, जिसमें भाषण बात है, यानी बंगाल की सेटअप में थी, उसमें वो था ना के सर्च कर देंगे, लेकिन था क्या, वो मर चुकी हुई है लेकिन वो उसे मिल रही होती है, या तुम भी नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म थी, लेकिन उसमें भी अब एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें ये होता है कि वो मर चुकी होती है लेकिन वो उसको मिल रही होती है, ये उसकी फीलिंग होती है, ये लेकिन देखनी पड़ेगी, जब मैं ढूंढ लूंगा तो। लेकिन जो भी आप इसमें करते हैं, ये एक मेक बिलीफ है, ठीक है, वो उसको क्यों नजर आ रही है? जी सर। हाँ, नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म है बुलबुल, बुलबुल के नाम से, ये देखो, उसमें यही फिनोमेना है। जी सर, ठीक है। ये आप देखो, फिर उसमें देखो कि उसमें क्या ट्रीटमेंट उसने किया है, ठीक है, यानी ठीक है सर। उसको क्यों दिखाई दे रही है, घोस्ट फिल्म देखो, उसको क्यों दिखाई दे रही है, एंड में पता चलता है कि वो तो थी नहीं, सारी फिल्म में वो देखी गई, नजर आई, बैठी उठी, ये तो उसमें कोई ना कोई रीजन होता है कि उसकी रूह क्यों भटक रही है, इसको क्यों दिखाई दे रही है, कि इसके साथ क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जब तक ना हो तब तक कहानी को आप जस्टिफाई स्क्रीन पे नहीं कर सकते। तो वो बुलबुल देखो, फिर तुम नेक्स्ट वीक मुझे बताना कि आप इसको किस तरह लेके चलोगे। नेक्स्ट कोई बचा? ठीक है, श्योर सर। जी सर, जी कोई है या मैं बताऊं अपनी स्टोरी? आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा सर, मेरी ये जो स्टोरी है ना, वो एक नौजवान लड़की के इर्द घूमेगी। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। जी उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और घर के ओपन माइंडेड माहौल की वजह से उसे पूरा यकीन होता है कि उससे गाना गाने का और सिंगर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है। बड़े भाई के गाना रिलीज होने के बाद वो फैसला कर लेती है कि मैं भी अपना शौक अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। अच्छा, अब इसमें घर में एक मजहबी औरत का किरदार अदा करेंगी फुप्पो, जो अपनी बातों की वजह से और अपने राय पेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया करेंगी कि ये फैसला गलत है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो हिरा का, जो उस लड़की का बाप है ना, वो बहुत बच्चों के इस शौक को अप्रिशिएट करता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे अब अगर अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो वो बन लें। मगर उनका एक दोस्त दिखाया जाएगा जो ढके छुपे अल्फाज में उनको ब्रेन फीडिंग किया करेगा कि ये काम ठीक नहीं है, लड़कियों को सिंगर नहीं बनना चाहिए। अगर आपका बेटा सिंगर बन चुका है तो कोई बात नहीं, मगर लड़कियों को इस मामलात में ना डालें।
जो इस लड़की की जो माँ होती है ना, वो बचपन में ही मर चुकी होती है, जिसकी कहानी इन बच्चों को नहीं पता होती, बैक एंड स्टोरी जो हम रिवील करेंगे लेटर ऑन। और जो ये लड़की अपना शौक पूरा करने के लिए सिंगर बनना चाह रही होती है, इसको असल झटका तब लगता है जब इसका बाप एक दिन उसके बाप का रवैया टोटली बदला होता है, और वो कहता है कि तुम ये काम नहीं करोगी, तुम सिंगिंग की तरफ नहीं आओगी, और तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और इसी चक्कर में वो उसके लिए एक रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उस लड़की की जो लाइफ चेंज होना शुरू होती है, और वो अफसोस और सैड रहना शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वही फुप्पो इसकी साइड लेना शुरू करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता रिवील करती हैं कि उसकी माँ के भी कुछ इसी तरह के शौक थे। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बाप को, अपने भाई को कन्विंस करती है, और वो इसको अपने शौक पूरा करने के लिए फाइनली इजाजत दे देते हैं, और वो लड़की भी फिर एट द एंड ऑफ द डे सिंगर बन जाती है। अच्छा इसी जी, तरह से हाँ ठीक है, ठीक है, कर लो मुकम्मल। जी ठीक है, बस ये इतना ही है। और एंड पे ये होगा कि जी इस पे थोड़ा सा हम ये बता देंगे कि लोग किस तरह अपनी सोच आपके फैसलों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और आप उनके फैसलों से अपना सारा चेंज कर लेते हो, उनके रवैयों से अपना फैसला चेंज करते हो। मगर असल में आपको वही करना होता है जो आपका दिल कहता है, या जो आपका आपको आपस में फैमिली को इकट्ठा रखने के लिए जो बेहतर चीज होती है, खुशी के लिए वही करना बेहतर होता है, लोगों की बातों में अच्छा नहीं आना होता। ठीक है, अब ये इसमें डेली लाइफ रूटीन का एक मेरे माइंड में आया था आइडिया। ये इस हाँ वजह नहीं से आइडिया मेरे इसको माइंड में आया था कि मैंने ना आपका वो कहा हुआ देख लिया सारा, 15 एपिसोड देखे हैं किरदार के, जो कि अच्छा बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी है। तो वो ठीक है। पूरा लास्ट वीक जो है ना, वो मेरा इसी तरह गुजरा है कि हमारे पास आमने सामने इतने मामला इस तरह के होते हैं जो डेली लाइफ पे बेस करते हैं। अगर हम उनको ही अपनी कहानी में ले लें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, विच आर एग्जीक्यूटेबल, शूटेबल होते हैं जो। हमने देखा कि कितना इजीली सारा शूट हुआ है सर वो सारे। मेरे दिमाग पे सवार हो गई है वो जो बेल नींबू वाला कॉन्सेप्ट था इसी का, हाँ कि किरदार जाहिर वेरी है कि सिंपल, वेरी सिंपल। तो मैंने भी आज आपको इसलिए सिंपल कहानियां सुनाई है जो विच आर नॉट वेरी सिंपल, विच आर हाँ जी, अनयूजुअल। बजाहिर वो सिंपल है बट अनयूजुअल। खैर, इस कहानी में दो तीन बातें बड़ी अहम हैं जो देखने वाली हैं। आपने चीजें तो ठीक ली हुई हैं, अब इसमें मैं आपको दो तीन रेफरेंस पे लेके जा रहा हूं। इसको कन्विंसेबल करना तो इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सीक्रेट सुपरस्टार देख लो, देखी होगी आपने। नहीं देखी सीक्रेट सुपरस्टार। सीक्रेट सुपरस्टार इंडियन बॉलीवुड की, ओके मैं देख लेता हूँ। वो बहुत जरूरी है देखना अगर आपने ये सब्जेक्ट लेना है। नंबर एक। नंबर दो, आपके अपने नॉलेज में है, बहन भाई सिंगर हुए थे, जोहेब हसन और नाजिया हसन, याद होगा। जी जी बिल्कुल। नाजिया हसन, उनकी जरा जिंदगी स्टडी करो। और ये ओके अब इसमें सुपर सीक्रेट सुपरस्टार था देखो, क्योंकि उसके अंदर भी यही मौजू है। अब जो इसमें असल कहानी जो मुझे मिल रही है वो मैं डायरेक्शन आपको दे देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको छोड़ देता हूं कि आप तलाश करो। ये तो मैंने रेफरेंस दो दे दिए इनको। पहला सवाल मेरा ये है कि आज अगर आप इसको बना रहे हो तो आज बच्चियां जो इस म्यूजिक में आना चाहती हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। अगर उन्हें सीक्रेट सुपरस्टार जिन हालात में बना ली, वो जरा देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कि क्या फिल्म है, कि किस तरह वो तोड़ती है रसूमात को, ठीक है। और हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो आपके सामने ही है, इवन निचले तबका भी आपके सामने, कि वहां से भी सिंगर निकल के आ रही है, हर जगह से आ रही है। तो ये तो एक तो ये कि ये देखो कि जिसमें टैलेंट है ना, उसे रोक कोई नहीं सकता। हाँ, रोकने को रोका जाता है, एक वक्त में रोका जाता था। मैंने एक क्लास को मैं बता रहा था कि हमारे इसी के अंदर, इसी मुल्क के अंदर इकबाल बानो जैसी को रोका गया, रोशन आरा बेगम जैसी को रोका गया,
खानदानी सतह पर, लेकिन टैलेंट टैलेंट है। रोशन आरा बेगम जो मलका मौसीकी पूरे इंडिया, हम मिल चुके हैं, अब तो नहीं है वो, बहुत बड़ी, अब टीवी पीटीवी पे आप सुन सकते हैं उनको, उनकी चीजें मिलेंगी आपको यूट्यूब पे। उन्होंने एक जिम्मेदार से शादी कर ली, लाला मूसा, उसने उसको घर बिठा लिया, वो लाहौर नहीं आ सकता, सारी जिंदगी लाला मूसा गुजार दी और भैंसी पालती रही, दूध बेच इकट्ठा करती रही। पीटीवी वाले जाते थे, मिन्नतें करते थे, नहीं आई, लाहौर नहीं है। एक बार स्टूडियो आई आखिरी उम्र में। इकबाल बानो मेरे अपने शहर मुल्तान की थी, जिन्होंने वो गाया है दश्ते तनाई में आए जाने जा, या जिन्होंने वो गाया है बड़ा मशहूर के हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखें, फैज, उन्होंने जाहिर के बहुत अच्छा गाया शुरू की फिल्मों में, कतील शिफाई के गीत, और ये वो तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम, क्या बात है, इकबाल बानो से बड़ी सिंगर ही नहीं हुई। अपने तरीके की गजल गायकी, फारसी की गायकी, खैर मुल्तान में सेटल थे। उनका बेटा मेरा क्लास हुआ था, उनकी बेटी भी कॉलेज में पढ़ती थी। तो जूं ही उनके बच्चे बड़े हुए तो खामद ने और बच्चों ने बिठा दिया कि अब आप कहीं नहीं जाएंगे, ना रेडियो ना टीवी, और बैठी रही। जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे ब्याहे गए, आखिरी उम्र में वो फिर बाहर हम उनको ले आए, तो उन्होंने ये फैज साहब को गाया और एक दो चीजें गाई। ये है, तो है ऐसा था, अब नहीं है। तो ये देखो, सोशोलॉजिकल मुतालिया बहुत जरूरी होता है, तारीखी मुतालिया बहुत जरूरी होता है कि हमारे समाज में कब कब क्या क्या होता रहे। अब नहीं हो रहा। अच्छा, जिसने सीक्रेट सुपरस्टार बनाई, मैं उसकी कहानी नहीं बताता, वो आपने देखनी है, लाजमी देखनी है। तो आप देखें कि आमिर खान को उस लड़की के ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, लॉजिकल बनाने के लिए, किस तरह का फैमिली बनाया, किस तरह, मैं कहानी इसको छोड़ देता हूं, तुम इसकी स्टडी करना कि उस बच्ची को, इसके बावजूद बच्ची निकली कैसे है, कमाल फिल्म का है। बहरहाल, तो एक तो ये रेफरेंस ले लो, और दूसरी बात, मैं आप कहानी में जो एक क्लू मुझे मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, वो सुन लो कि जो उसकी माँ की आपने कहानी बताई है, वो ये बनाओ कि उसकी माँ में यही वाली जो इकबाल बानो वाली बात मैंने बताई है, या रोशन, वो वहां डालो कि वो अपने वक्त की बहुत बड़ी सिंगर हो सकती थी या उभरी थी, शादी के बाद दबा दी गई। ठीक होगी बात? ठीक जी, और वो क्लूज मिलेंगे जैसे कि अक्सर यूजुअली हम देखते हैं सुन लो, ये बैकअप स्टोरी आपने बनानी है, रखनी है इसी तरह। अब किसी को नहीं पता, अब ये बच्चे दोनों बड़े हो गए, माँ घर बेशक माँ हो, लेकिन वो तो छोड़ चुकी है। अच्छा, या मर चुकी है, चले ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर रहेगी तो फिर तो वो कॉन्स्टेंटली वो तो इनको फिर बनाएगी सिंगर। छोड़ो, माँ गई इसी वजह से, चलो, लेकिन बैकअप स्टोरी है। अब बाप को पता है कि मैंने इनकी माँ को मारा है। अब जब बच्ची उभर के आती है और फुफ्फो उसको रोकती है, या खानदान का कोई बंदा, तो बाप खड़ा हो जाएगा। बाप के अंदर गिल्ट है कि पहले मैंने एक को मारा, मैं दूसरी को क्यों मारूं। ये है आपकी कहानी, अगर कर सकती हो तो इस पे काम करो। बिल्कुल ठीक है, समझ गए? जी जी। अब इसको इतना अच्छा बना के ले आओ कि हैरान हो जाए, ये अब आप पर है। मैंने आप ही की कहानी में से आपको सॉल्यूशन दे दिया है, राइट? बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट है, ये कन्फ्लिक्ट बाप का। अब कहानी किसकी हो गई, जल्दी से बताओ। जी सर, दोबारा बोलिए। अब कहानी ये किसकी हो गई है? अब ये हम उसकी माँ की भी कह सकते हैं, बाप की भी शायद कह सकते हैं। वैसे तो शायद बेसिकली नहीं, लड़की की है। शायद नहीं, कंफर्म, ये कंफर्म बाप की कहानी है। आपकी कहानी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि गिल्ट उससे की एक वजह जुल्म हो चुका हुआ है, उससे एक जुल्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये बाप की कहानी है। अब पॉइंट ऑफ व्यू उसका चलेगा। ठीक हो गया। ओके, राइट, नेक्स्ट। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था। मैंने जी, एक चीज पूछो। सोची, मंटो की एक स्टोरी थी कब्ज के नाम से। मैं
उसको अडेप्ट करना का सोच रहा था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसी बारे में कि मैं वो करूँ या ना करूँ। मैं पहले उसको कहानी अडेप्ट तो करना। सुनाओ। जी सर, सुनाओ कहानी कहानी। सुनाऊँ? हाँ ओके सर, मैं सुना रहा हूँ। बस मुख्तसरन बताओ क्या है क्या, मुझे कन्फ्लिक्ट देखना है। सर वो उसमें ऐसे ही है कि जो एक राइटर होता है और वो सेट पे होता है, और वहाँ पे एक बंदा होता है जो बार बार उसको मतलब फ्री होने की, फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा होता है, और बार बार वो बात कर रहा होता है उससे, डिफरेंट बातों इधर उधर से निकाल के, और फिर वो कब्ज पे बात करता है, और वो बार बार उसी पे बात करता रहता है कि मेरे पास दवा है, फला को आराम आ गया, फला को आराम आ गया। तो अभी वो मुझे सही तरह से याद नहीं, मैंने ज्यादा दफा पढ़ी नहीं है, तो इसलिए उसमें नहीं मुझे ये कुछ। कहानी छोड़ जी दो, जी ये उसकी बड़ी जी। कहानी नहीं है, ये उसकी बड़ी कहानी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें वाकयात नहीं है, इसमें एक सिचुएशन है। तो जी इस तरह जी तो सर, उसकी बिल्कुल बहुत सारी एग्जैक्टली। कहानी यार मैं मिनटों की। इसको हाँ, सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट स्टोरी है ना, मैं इसको अडेप्ट कर रहा हूँ। और नहीं इसको कर बड़ा। सकते जी सर। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक सिचुएशन है और एक डिस्कशन है, दैट्स ऑल। तो जी सर, आप ठीक है। मिनटों को ही लेना है तो यार बाकी उसकी कहानियां जो पढ़ी हैं वो उनको क्यों नहीं उठाते। गुरमुख सिंह की वसीयत है, टेटवाल का कुत्ता है, मैं जी आपको जी वो कहानियां दे रहा हूं जिनमें वाकयात हैं, जिनमें जी जी किरदार है। आप वो क्यों नहीं लेते सुगंधी वाली हतक, अब वो क्यों जी नहीं लेते काली शलवार, अब वो क्यों नहीं लेते टोबा टेक सिंह। बहुत सारी कहानियां हैं उसमें जिसके अंदर के वाकयात हैं जरा, और वो 30-35 मिनट तक बड़ी आसानी से हो सकती हैं। इनको पढ़ो जो मैंने नाम दिए हैं। जी जी, पिछली दफा बिल्कुल मैंने सर। गुरमुख सिंह की वसीयत तो आपके सामने सुनाई थी। जी सर, जी सर। हाँ, तो इनमें से अ, उठाओ। जी ठीक है सर। अब मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि मैं हम्म। इसको उठाता और इसका एक स्टाइल लेता, और उसमें मैं वो कब्ज को रिप्लेस कर देता एक और एलिमेंट के साथ। एक और मसला है मर्दाना ताकत का, तो फिर उस पे एक कहानी इवॉल्व होती, मतलब वो एक स्पेसिफिक सीन ना रह जाता, वो कहानी फिर फैल जाती। भाई अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो फिर करके ले आओ, फिर देख लेंगे। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। शुक्रिया। हाँ, आप उस तक फिर पहुंचो, फिर देखते हैं कि आप कहाँ पहुंचे। जी ठीक है सर, शुक्रिया। और नेक्स्ट जी। किसी और के पास कहानी हो, ताकि हमारा ये सेशन तो आपको पता ही है कि कहानी का सेशन है, ताकि जब जिन्होंने सुना दी उनको टिप्स मिल गई, उनको गाइडेंस मिल गई, तो अब वो जाहिर है कि मजीद उस पर काम करेंगे। तो जिनकी नहीं हुई वो अब उनको चाहिए कि वो बताएं कि उन्होंने क्या करना है, या कब तक ऐसे बैठे रहना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका फाइनल तो होना है। तो फिर किस चीज़ पे फाइनल होगा, और फिर आपने अगर अपनी फिल्में बनानी है तो फिर वो किन चीज़ों पे बनाएंगे, इफ एट ऑल यू हैव टू चूज योर फाइनल थीसिस, तो वो तो कुछ तो आपको करना है। तो ये तो इसीलिए था कि भाई आप इस कोर्स से अपना एक स्क्रिप्ट लेके निकले। स्क्रिप्ट तो जाहिर है आपको देना ही होगा क्योंकि आपका फाइनल है, वो तो ये कोर्स मुकम्मल तभी होगा। तो उसके लिए जिन बच्चों ने तो ये अपनी अपनी कहानियां ठीक ले ली हैं या कर रहे हैं, वो तो ठीक है। जो रह गए हैं, अब मैं उनसे हूं कि वो इसको किस तरीके से करते हैं, या कब तक लाएंगे, या मुझे बता दें कि आप में से सर कब। जी। सर मैंने पहले एक कहानी सोची थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं मेरे से हो सकती, तो अभी मैं एक और लिख रही हूँ, कहानी सोच रही हूँ, लेकिन वो मैं खुद अभी उसमें क्लियर नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं उसको। और ये आपने जो बात कही है ना क्लास के शुरू में, कि आप जब कहानी बताते हैं और जब आप लिखते हैं, इसमें बहुत फर्क है। और ये बहुत ठीक बात है कि जब हम बताते हैं तो उसमें काफी चीजें जो इतनी क्लियर नहीं होती, हमें खुद नहीं पता होता कि किस तरह से। तो जब हम उसको लिखना शुरू करते हैं तो वो बहुत डिटेल्स में हम भी सोचते हैं फिर कि ये कैसे इसका सेंस बनता यही है या यही नहीं एक बनता। तरीका है, यही एक तरीका है। अच्छा, तो कायनात बात यह है कि तुमने पिछली दफा भी मुझे यही कहा था। अब बात यह है कि नाउ आई एम गिविंग, आतिर यू आर लिसनिंग,
मैं now I'm giving you the deadline now. ठीक है सर। Last coming week is a deadline. Coming week, each and every one. रिटन में अगला संडे जब आप आते हैं, हर सर हम एक उसको लिख के लाएं। लिख के हर एक के पास कहानी होनी चाहिए। नहीं होगी तो उसके बाद मैं नहीं लूंगा, उसके बाद वो फाइनल का खुद जिम्मेदार होगा। दिस इज द फाइनल डेडलाइन। यू हैव टू हैव अ स्टोरी विद यू, राइट, ताकि जिसके ऊपर आगे चल के हमारा काम शुरू हो जाए। आतिर, आर यू लिसनिंग? तो आप इनको ये डेडलाइन दे दें, बता दें, ठीक है? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। ओके, अब अगर कोई बात किसी के पास है तो ठीक है, ओके, नहीं तो हम इसको खत्म करते हैं। नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं है। आई थिंक हंसला रहता है, उसने वही बात ओके ओके ओके, बताएं 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 बताएं। सर वो नहीं, वो बात कर रहा था बीच में, वो चला ही गया खुद। हाँ तो मैं तो वेट कर रहा हूँ ना, अगर वो सुन रहा है, अगर उसके पास कहानी है तो प्लीज आए सामने। या कोई और कोई चीज दिखाना चाहता हो, बताना चाहता हो? सर मैं अब इसको इलेबोरेट करूं, अपनी स्टोरी को पहले सिंपल पेजेस पे लिखूं सादा, और फिर उसके बाद इसको डायलॉग्स और सीन्स में कन्वर्ट कर दूं। और आप पहले इसको जो नई शक्ल बन रही है इसको लिख के लाओ, इसको लिख के लाओ ताकि वन लाइनर तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर कर लो, और सारे जो एम्फेसिस हैं या सारे जो इसके अंदर जितनी भी ट्विस्ट्स हैं या जो कुछ है, कहाँ से चल रही है कहानी, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ रिजॉल्व हो रहा है, ये सारा जर्नी बना लो और कागज पे लिख लो। उसके बाद फिर स्क्रीन प्ले पे आओ। ठीक है, परफेक्ट। ओके ओके, तो कोई और स्टूडेंट? अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो फिर सेकंड बात यह है कि नेक्स्ट संडे डेडलाइन है, उस दिन सब की सारी चीजें मैं देखूंगा, चेक करूंगा, और उसके बाद हम ये सेशन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा सेशन होगा स्क्रीन प्ले का। ये स्टोरी सेशन क्लोज नेक्स्ट वीक तक, ठीक है? जी सर, ठीक है। ओके ओके, फिर मैं फिर इसको कंक्लूड कर रहा हूं। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।